आज हम देखेंगे कंप्लीट केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का मास्टर वीडियो। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के सभी चैप्टर को पूरी तरह से समझेंगे जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला टॉपिक पदार्थ और उसकी अवस्थाओं से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री है क्या? देखिए, ये विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम किसी भी चीज की मतलब पदार्थ की रासायनिक बनावट, उसके गुण, इन सब का अध्ययन करते हैं। और जहां तक मुझे याद है इसके जनक फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, हाँ, वो थे 18वीं सदी के फ्रांसीसी वैज्ञानिक एंटोनी लेवोजियर। उन्हें ही आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। अच्छा, और ये केमिस्ट्री शब्द भी कहीं से आया होगा? जी, ये मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से आया है, जिसका मतलब होता है काला रंग, शायद वहां की काली मिट्टी के संदर्भ में। दिलचस्प है। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। पदार्थ। जब हम कहते हैं पदार्थ या मैटर, तो इसका मतलब क्या है? बहुत आसान है। ब्रह्मांड में मौजूद हर वो चीज जिसमें वजन हो यानी द्रव्यमान हो और जो जगह घेरती हो, वो पदार्थ है। जैसे कि ये मेज, पानी, हवा। बिल्कुल, जल, वायु, सोना, कुर्सी, ये सब पदार्थ हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझनी है। क्या? द्रव्य और द्रव में अंतर। द्रव्य यानी मैटर और द्रव यानी लिक्विड, ये दोनों अलग अलग हैं। अच्छा, ये बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। तो फिर क्या चीज पदार्थ नहीं है? जैसे प्रकाश या ध्वनि? सही पकड़ो आपने। ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, यहाँ तक कि हमारी भावनाएं, ये पदार्थ नहीं है। क्योंकि उनमें न तो द्रव्यमान होता है और न ही वो जगह घेरती हैं। एकदम सही। ठीक है, तो पदार्थ को वर्गीकृत भी तो किया जाता होगा। हाँ, दो आधारों पर करते हैं, एक भौतिक और एक रासायनिक। आज हम भौतिक आधार पर बात करेंगे। और भौतिक आधार पर तो हम सबने स्कूल में पढ़ा है, ठोस, द्रव और गैस। जी, ये मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं हैं, लेकिन अब विज्ञान हमें बताता है कि कुल 5 अवस्थाओं के बारे में हमें पता है। 5? अच्छा, तो चौथी और पांचवी कौन सी हैं? चौथी है प्लाज्मा और पांचवी है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। वाह, चलिए फिर इन पांचों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। इसमें तो सीधा सा है, वस्तु का आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। जैसे ये किताब या मेरा फोन, इनका आकार नहीं बदल रहा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठोस के अणुओं के बीच में जो खाली जगह होती है, जिसे अंतर आणविक स्थान कहते हैं, वो बहुत कम होती है। और उनके बीच का आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता होगा? बहुत ज्यादा। इसी वजह से उनका घनत्व यानी डेंसिटी भी ज्यादा होता है और आप उन्हें आसानी से दबा नहीं सकते, मतलब कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब आते हैं दूसरी अवस्था पर, द्रव यानी लिक्विड स्टेट। इसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है, पर आकार नहीं। हाँ, जैसे पानी। 1 लीटर पानी को बोतल में रखो या जग में, रहेगा तो 1 लीटर ही, पर आकार बदल लेगा। बिल्कुल, और इसका कारण यह है कि द्रवों में अणुओं के बीच की जगह ठोस से थोड़ी ज्यादा होती है और आकर्षण बल थोड़ा कम। तो उनका घनत्व भी ठोस से कम हुआ। जी, ठोस की तुलना में कम होता है। और फिर आती है तीसरी अवस्था, गैसीय अवस्था। इसमें तो सब कुछ अनिश्चित है। हाँ, गैस में पदार्थ का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, जैसे कमरे में फैली हवा, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। जी, गैसों में अणुओं के बीच की जगह बहुत ही ज्यादा होती है और आकर्षण बल तो लगभग न के बराबर होता है। अच्छा, इसीलिए गैस को कंप्रेस करना बहुत आसान होता है ना? जैसे एलपीजी सिलेंडर में। एकदम सही, उनकी संपीड़ितता यानी कंप्रेसिबिलिटी बहुत अधिक होती है। तो अगर हम इन तीनों की एक एक करके तुलना करें तो सबसे पहले घनत्व। घनत्व सबसे ज्यादा ठोस में, फिर द्रव और सबसे कम गैस में। और आणविक आकर्षण बल? वो भी सबसे ज्यादा ठोस में, फिर द्रव, फिर गैस। लेकिन अंतर आणविक स्थान? वो इसका ठीक उल्टा होगा, सबसे ज्यादा गैस में, फिर द्रव और सबसे कम ठोस में। अच्छा, और विसरण मतलब फैलने की क्षमता, जैसे परफ्यूम की खुशबू? वो भी सबसे ज्यादा गैस में होती है और इसी वजह से गैस के कणों की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज्यादा होती है। बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गई 3 मुख्य अवस्थाएं। अब बात करते हैं उस चौथी अवस्था की, प्लाज्मा। प्लाज्मा का भी कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होता, ये असल भी गैसों की ही आयनीकृत अवस्था है। आयनीकृत मतलब जब गैस को बहुत बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है तो उसके परमाणु टूटकर आयन और इलेक्ट्रॉन में बदल जाते हैं। ये उसी का मिश्रण है। अच्छा, तो ये बहुत गर्म अवस्था हुई। अत्यधिक गर्म। हमारे सूरज और बाकी तारों में जो ऊर्जा है उसका कारण प्लाज्मा ही है। और क्या पृथ्वी पर इसका कोई उदाहरण है?
ज्वालामुखी का लावा, वो भी प्लाज्मा का ही एक रूप है। कमाल। और अब वो पांचवी अवस्था, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसका नाम तो भारतीय लग रहा है। जी बिल्कुल। इसकी खोज भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी और आइंस्टाइन ने इसकी भविष्यवाणी की थी। ये कैसे बनती है? ये प्लाज्मा की तरह गर्म है या? नहीं, ये बिल्कुल उल्टा है। ये पदार्थ की सबसे ठंडी अवस्था है। सबसे ठंडी? हाँ, ये तब बनती है जब किसी गैस को परम शून्य तापमान यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। इतना ठंडा? तब क्या होता है? इस तापमान पर परमाणुओं की ऊर्जा लगभग खत्म हो जाती है और वो सब मिलकर एक सुपर एटम जैसा बन जाते हैं। बहुत खूब। तो ये हो गई 5 अवस्थाएं। अब एक और जरूरी चीज पर आते हैं, पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक। हाँ, फिजिकल और केमिकल चेंज, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो भौतिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी मतलब टेम्पररी चेंज है। इसमें पदार्थ अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ सकता है, कोई नई चीज नहीं बनती। जैसे पानी का बर्फ बनना, बर्फ को पिघला दो तो वापस पानी बन जाएगा। पिघलना, जलना नहीं, पिघला हुआ मोम वापस ठोस बन सकता है। अच्छा, तो फिर रासायनिक परिवर्तन इसका उल्टा हुआ, एक स्थायी परिवर्तन। जी, इसमें पदार्थ अपनी पुरानी अवस्था में वापस नहीं आ सकता, एक नया पदार्थ बन जाता है। जैसे दूध से दही बनना, दही से वापस दूध तो नहीं बना सकते। नहीं बना सकते। या फिर लोहे पर जंग लगना, भोजन का पचना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। और यहाँ सबसे दिलचस्प उदाहरण है मोमबत्ती का जलना। हाँ, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोम का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि जलने के बाद जो धुआं और ऊर्जा निकलती है, उससे वापस मोम नहीं बन सकता। बिल्कुल, जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनते हैं जो कि नए पदार्थ हैं। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। अब अगला चैप्टर देखते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो चलिए सबसे पहले पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण को समझते हैं। इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा गया है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। जी। और इसमें ये याद रखना बहुत जरूरी है कि तत्व और यौगिक ये दोनों शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। शुद्ध पदार्थ। हाँ, और जो मिश्रण है उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। ये पहला फर्क है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बेसिक यूनिट से शुरू करते हैं। तत्व क्या है? तत्व असल में वो शुद्ध पदार्थ हैं जो सिर्फ एक ही तरह के परमाणुओं मतलब एटम्स से बने होते हैं। एक ही तरह के? बिल्कुल। जैसे ऑक्सीजन है तो उसमें सिर्फ ऑक्सीजन के ही परमाणु होंगे, सोना है तो सिर्फ सोने के। अच्छा, जैसे सोना, चांदी, लोहा। हाँ, Au, Ag, Fe। अब तक कुल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। ये सब हमें पीरियोडिक टेबल में दिखते हैं। इन्हें पहचानने का एक बड़ा आसान तरीका मैंने पढ़ा था। क्या? कि तत्व का जो प्रतीक होता है वो या तो एक अक्षर का होगा, जैसे ऑक्सीजन के लिए O, या फिर 2 अक्षरों का होगा जिसमें पहला कैपिटल और दूसरा छोटा होता है, जैसे सोने के लिए Au। ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है ना? हाँ, क्योंकि अगर दोनों अक्षर कैपिटल हैं तो मतलब वो अलग अलग तत्व हैं। जैसे NaCl में। बिल्कुल, Na सोडियम है और Cl क्लोराइड। ये तो बहुत काम की ट्रिक है। हाँ। अच्छा, अब कुछ परीक्षा के लिए जरूरी फैक्ट्स देख लेते हैं। जी। जैसे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व मिलता है? वो है हाइड्रोजन। और हमारे वायुमंडल में? वायुमंडल में सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन। और मानव शरीर में? मानव शरीर में सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन। अच्छा, और पृथ्वी की जो ऊपरी परत है मतलब अर्थ क्रस्ट, उस पर भी ऑक्सीजन ही सबसे ज्यादा है। तो ऑक्सीजन हमारे शरीर और धरती दोनों पर राज करता है। एक तरह से हाँ। अब यहीं पर परमाणु और अणु का फर्क समझना जरूरी हो जाता है। हाँ, ये हमेशा कंफ्यूज करता है, एटम और मॉलिक्यूल। देखिए, परमाणु किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटे? हाँ, ये स्वतंत्र नहीं रह सकता, मतलब अकेला नहीं घूमता, पर हर केमिकल रिएक्शन में हिस्सा यही लेता है। और अणु? अणु 2 या 2 से ज्यादा परमाणुओं से मिलकर बनता है। ये टीम है और ये प्रकृति में स्वतंत्र रह सकता है। अच्छा, जैसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु H और H मिलकर हाइड्रोजन का एक अणु H2 बनाते हैं। समझ गए। तो अब बात करते हैं यौगिक की, यानी कंपाउंड की। जी। जब 2 या 2 से ज्यादा तत्व एक निश्चित अनुपात में, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलाए जाते हैं तो यौगिक बनता है। बिल्कुल, और यहाँ सबसे जरूरी शब्द है निश्चित अनुपात। मतलब अनुपात फिक्स रहेगा हमेशा। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसका एक रासायनिक सूत्र, एक केमिकल फॉर्मूला होता है। जैसे पानी का H2O। एकदम सही। अब आप 1 गिलास पानी लें या 1 चम्मच, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात हमेशा
2.1 ही रहेगा, ये कभी नहीं बदल सकता। कभी नहीं। और उदाहरण है जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl या एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो सीधी सी बात है, अगर फॉर्मूला है तो वो यौगिक है। बिल्कुल। तो फिर मिश्रण क्या है? मिश्रण में कोई नियम नहीं है। जब दो या दो से ज्यादा पदार्थों को आप किसी भी अनुपात में मिला दें तो वो मिश्रण बन जाता है। किसी भी अनुपात में? हाँ, यहाँ कोई निश्चित अनुपात या कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता। जैसे शरबत। शरबत आप अपनी मर्जी से चीनी कम या ज्यादा कर सकते हैं। सही बात है। और हवा? हवा भी कई गैसों का एक मिश्रण ही है। अच्छा, तो मिश्रण के भी प्रकार होते हैं। पहला है समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर। जी, होमो मतलब एक जैसा, तो समांगी मिश्रण में जो अवयव होते हैं उन्हें आप अलग अलग नहीं देख सकते, वो पूरी तरह घुल मिल जाते हैं। बिल्कुल। जैसे पानी में चीनी या नमक जब पूरी तरह घुल जाएं, आप बता नहीं सकते कि चीनी कहाँ है और पानी कहाँ है। और मिश्र धातुएं जैसे पीतल? हाँ, पीतल भी तांबा और जिंक का एक समांगी मिश्रण है, वो भी इसी का उदाहरण है। तो फिर दूसरा प्रकार हुआ विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जी, हेट्रो मतलब अलग अलग। इसमें आप अवयवों को साफ साफ अलग अलग देख सकते हैं। जैसे पानी में रेत डाल दें, रेत नीचे बैठ जाएगी। हाँ, साफ दिखेगी। या पानी के ऊपर तैरता हुआ तेल, दोनों को आप साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है, ये भी समझ आ गया। अब एक और जरूरी विषय है, विलयन, विलय और विलायक। सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। हाँ, ये समांगी मिश्रण से ही जुड़ा है। तो विलयन यानी सॉल्यूशन क्या है? विलयन असल में दो या दो से ज्यादा पदार्थों का एक समांगी मिश्रण ही होता है। ओके। और ये तीन चीजें एक साथ समझी जाती हैं। विलायक यानी सॉल्वेंट वो है जो किसी चीज को अपने में घोलता है, जैसे पानी। और ये ज्यादा मात्रा में होता है? हाँ, आमतौर पर। और विलय यानी सॉल्यूट वो पदार्थ है जो विलायक में घुलता है, जैसे नमक या चीनी। ठीक है, तो विलय घुलता है। जी, और जब विलायक में पूरी तरह घुल जाता है तो जो समांगी मिश्रण बनता है उसे हम विलयन कहते हैं। मतलब नमकीन पानी एक विलयन है? हाँ, जिसमें पानी विलायक है और नमक विलेय है। अब अगला चैप्टर देखते हैं। आज हम मिश्रण को अलग करने की विधियों के बारे में विस्तार से समझेंगे। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इससे परीक्षाओं में अक्सर सवाल पूछे भी जाते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं उस मिश्रण की जिसमें दोनों ही पदार्थ ठोस हों। जैसे घर पर माँ चावल बनाने से पहले उसमें से कंकड़ निकालती हैं। इस विधि को क्या कहते हैं? इसे चुनना या हैंड पिकिंग कहते हैं। ये विधि तब काम करती है जब मिश्रण के कणों का आकार और मतलब उनकी आकृति अलग अलग हो और उन्हें आंखों से आसानी से देखा और उठाया जा सके। एकदम सही। अच्छा, और जब अनाज से भूसे को अलग करना हो, उसे तो हवा में उड़ाकर अलग करते हैं ना? उसे फटकना या विनोइंग कहते हैं। इसमें सिद्धांत यह है कि एक ठोस हल्का हो जैसे भूसा और दूसरा भारी हो जैसे अनाज। तो हवा अपना काम कर देती है? हाँ, हवा की मदद से हल्का पदार्थ उड़कर दूर गिरता है और भारी पदार्थ वो पास में ही जमा हो जाता है। इसके बाद आती है छानना या सीविंग विधि, जैसे मैंने मिस्त्रियों को रेत छानते हुए देखा है। सही। यह विधि तब बहुत उपयोगी है जब एक ठोस का आकार छोटा हो और दूसरे का बड़ा। जाली या छन्नी का उपयोग करके बारीक कण नीचे गिर जाते हैं और बड़े कण ऊपर ही रह जाते हैं। चाय छानने जैसा ही है ना? बिल्कुल वैसा ही। एक और दिलचस्प विधि है चुंबकीय पृथक्करण, मतलब मैग्नेटिक सेपरेशन। जैसा नाम से ही जाहिर है, इसका उपयोग तब होता है जब मिश्रण में एक पदार्थ चुंबकीय हो, जैसे लोहा। हाँ, जैसे लोहा, और दूसरा अचुंबकीय हो। अयस्क से लौहयुक्त खनिजों को निकालने के लिए कन्वेयर बेल्ट पर एक चुंबकीय रोलर का इस्तेमाल होता है। चुंबकीय पदार्थ रोलर से चिपक जाता है और अलग हो जाता है, और जो अशुद्धियां हैं वो दूर गिर जाती हैं। कमाल है। जी। तो ये तो हुई ठोस को ठोस से अलग करने की बात। अब देखते हैं कि किसी द्रव में घुले हुए ठोस को कैसे अलग किया जाए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो है समुद्र के पानी से नमक बनाना। हाँ, और ये वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन विधि से होता है। अच्छा। इस विधि में सिद्धांत ये है कि मिश्रण में एक पदार्थ वाष्पशील हो, मतलब जो भाप बन सके जैसे पानी, और दूसरा अवाष्पशील हो जैसे नमक। बिल्कुल। मिश्रण को गर्म करने पर पानी तो भाप बन के उड़ जाता है और नमक नीचे रह जाता है। लेकिन रवाकरण या क्रिस्टलाइजेशन क्या है? मैंने सुना ये ज्यादा शुद्ध तरीका है। आपने सही सुना है। इस विधि का उपयोग अकार्बनिक ठोस मिश्रणों को शुद्ध रूप में अलग करने के लिए किया जाता है।
इसमें होता यह है कि अशुद्ध ठोस को एक विलायक में घोलकर गर्म किया जाता है। ठीक है। फिर उस विलयन को बहुत धीरे धीरे ठंडा करते हैं, जिससे शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाता है। अच्छा, जैसे चीनी और नमक के मिश्रण को एथाइल अल्कोहल में गर्म करके अलग करना। एकदम सही उदाहरण है। अब आते हैं सबसे मुश्किल केस पर। अगर दो द्रव आपस में पूरी तरह मिले हों तो उन्हें कैसे अलग करेंगे? मान लीजिए पानी और एसीटोन का मिश्रण है। इसके लिए आसवन विधि यानी डिस्टिलेशन का प्रयोग होता है। ये तब काम करती है जब दोनों द्रवों के क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट में काफी अंतर हो। हाँ, जैसे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है और एसीटोन का लगभग 56 डिग्री, काफी अंतर है। सही। तो मिश्रण को अगर हम 56 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें तो एसीटोन भाप बन जाता है। इस भाप को एक नली से गुजारकर ठंडा कर लेते हैं और वो वापस द्रव रूप में इकट्ठा हो जाता है, जबकि पानी फ्लास्क में ही रह जाता है। बिल्कुल। पर तब क्या, जब क्वथनांक में बहुत कम अंतर हो, जैसे कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल में होता है? तब प्रभाजी आसवन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का उपयोग होता है। ये थोड़ा जटिल है। इसमें क्या अलग होता है? इसमें एक प्रभाजी कॉलम का उपयोग करके विभिन्न पदार्थों को अलग अलग तापमान पर अलग किया जाता है। कच्चे तेल को जब गर्म करते हैं तो 20 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोलियम गैस मिलती है। अच्छा। 150 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोल, 200 डिग्री सेल्सियस पर केरोसिन और 300 डिग्री सेल्सियस पर डीजल, सब अलग अलग लेवल पर जमा होते हैं। वाह, ये तो बहुत ही कुशल तरीका है। और पानी और तेल जैसे अघुलनशील द्रवों के लिए कौन सी विधि है जो आपस में घुलते नहीं? उनके लिए तो पृथक्करण कीप मतलब सेपरेटिंग फनल का उपयोग होता है। ये घनत्व के अंतर पर काम करता है। अच्छा, क्योंकि तेल पानी से हल्का होता है। हाँ, तो वो ऊपर एक परत बना लेता है। कीप में नीचे एक नल लगा होता है, उसे खोलकर नीचे वाले भारी द्रव यानी पानी को निकाल लिया जाता है। और जैसे ही तेल की परत नल तक पहुंचती है, उसे बंद कर दिया जाता है। एकदम। चलिए अब कुछ और महत्वपूर्ण विधियों पर आते हैं, जैसे दूध से क्रीम या दही से मक्खन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये अपकेंद्रण यानी सेंट्रिफ्यूगेशन विधि है। जब मिश्रण को बहुत तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, तो वॉशिंग मशीन में गीले कपड़ों को सुखाने में भी यही सिद्धांत काम करता है? हाँ बिल्कुल। और प्रयोगशालाओं में खून और मूत्र की जांच के लिए भी इसका बहुत उपयोग होता है। ये तो बहुत ही व्यापक उपयोग वाली विधि है। अच्छा, कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो गर्म करने पर बिना द्रव बने सीधे गैस में बदल जाते हैं, जैसे कपूर। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं। इस विधि से ऐसे ही पदार्थों को उनकी अशुद्धियों से अलग किया जाता है। इसके मुख्य उदाहरण कौन कौन से हैं? कपूर तो है ही, साथ में आयोडीन और अमोनियम क्लोराइड भी ऊर्ध्वपातन दिखाते हैं। और हमारी आखिरी विधि, स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों को कैसे अलग करते हैं, ये मुझे हमेशा से बहुत जादुई लगता था। उसके लिए क्रोमेटोग्राफी विधि है। इसमें एक फिल्टर पेपर पर स्याही की बूंद लगाकर उसे पानी में इस तरह डुबोया जाता है कि बूंद पानी के ऊपर रहे। ठीक है। अब पानी जैसे जैसे फिल्टर पेपर पर ऊपर चढ़ता है, वो अपने साथ रंगों को भी ले जाता है। जो रंग पानी में सबसे ज्यादा घुलनशील होता है वो सबसे तेजी से ऊपर चढ़ता है। तो इस तरह रंगों की एक रेस लग जाती है और वे अलग अलग हो जाते हैं। आप इसे रेस कह सकते हैं। बिल्कुल, इस तरह रंग अलग अलग हो जाते हैं। अब अगला अध्याय देखते हैं, परमाणु संरचना। चलिए, परमाणु संरचना। परमाणु और अणु मतलब एटम और मॉलिक्यूल में आखिर फर्क क्या है? हाँ, ये तो है। परमाणु यानी एटम किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। बिल्कुल। जैसे किसी दीवार की एक ईंट। ये किसी तत्व का वो सबसे छोटा हिस्सा है जिसमें उस तत्व के सारे गुण मौजूद होते हैं। सही। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह आमतौर पर अकेले नहीं रह सकता, बहुत रिएक्टिव होता है। अच्छा। यहीं पर अणु यानी मॉलिक्यूल की एंट्री होती है। जब दो या दो से ज्यादा परमाणु, चाहे एक जैसे हों या अलग अलग, आपस में जुड़ जाते हैं तो वे एक अणु बनाते हैं। और वो अणु प्रकृति में स्वतंत्र रूप से रह सकता है। अच्छा, तो मतलब ऑक्सीजन का एक परमाणु वो अकेले नहीं मिलेगा, लेकिन जब दो ऑक्सीजन परमाणु जुड़कर ऑक्सीजन का एक अणु O2 बनाते हैं तो वो हवा में आराम से रह सकता है। एकदम सही पकड़ा। अब ये जो परमाणु का विचार है, ये कोई मॉडर्न साइंस की देन नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। भारत में भी लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महर्षि कणाद ने एक सिद्धांत दिया था। ये तो बहुत ही पहले की बात है। उन्होंने क्या कहा था? महर्षि कणाद का विचार एक दार्शनिक था, मतलब एक थॉट एक्सपेरिमेंट था।
उन्होंने कहा कि अगर आप किसी पदार्थ को तोड़ते जाएं तो आखिर में एक ऐसा कण बचेगा जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता। उसी अविभाज्य कण को उन्होंने परमाणु कहा, मतलब परम अणु। तो फिर साइंटिफिक कहानी कहाँ से शुरू होती है? मतलब पहला वैज्ञानिक कदम किसने उठाया? वो श्रेय जाता है जॉन डाल्टन को। 1803 में उन्होंने पहला वैज्ञानिक परमाणु सिद्धांत दिया और इसने केमिस्ट्री की दुनिया ही बदल दी। अच्छा, तो डाल्टन के सिद्धांत में ऐसा क्या खास था? सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि परमाणु अविभाज्य है, इंडिविजिबल, और अविनाशी है, इंडिस्ट्रक्टिबल। मतलब डाल्टन के हिसाब से परमाणु एक ठोस छोटी सी गेंद जैसा था जिसे आप ना तो तोड़ सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल, लगभग 100 सालों तक यही माना जाता रहा। लेकिन फिर 19वीं सदी के अंत में वैज्ञानिकों को लगने लगा कि इस अविभाज्य गेंद के अंदर भी कुछ है। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। एग्जैक्टली। जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक, इन सब ने साबित कर दिया कि परमाणु के अंदर एक पूरी दुनिया है। चलिए इस दुनिया के 3 मुख्य किरदारों से मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जी, सबसे पहले मिला इलेक्ट्रॉन। 1897 में जे थॉमसन ने इसे खोजा। और ये परमाणु का सबसे हल्का सदस्य है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। हाँ, इतना हल्का कि इसके वजन को लगभग नजरअंदाज कर दिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं प्रोटॉन पर। इसकी खोज को लेकर हमेशा थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड। ये अच्छा सवाल है। असल में पॉजिटिव चार्ज वाली चीज का पता पहले गोल्डस्टीन ने लगाया था, लेकिन रदरफोर्ड ने साबित किया कि ये एक फंडामेंटल कण है और उन्होंने ही इसे प्रोटॉन नाम दिया। समझ गया, तो श्रेया दोनों को जाता है। हाँ, और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये इलेक्ट्रॉन से बहुत बहुत भारी होता है। और तीसरा किरदार है न्यूट्रॉन, जो कहानी में सबसे आखिर में आया। जी, 1932 में जेम्स चैडविक ने इसे खोजा। देर इसलिए हुई क्योंकि इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, ये न्यूट्रल है। अच्छा, तो इसे पकड़ना मुश्किल था। बहुत मुश्किल। इसका वजन प्रोटॉन के लगभग बराबर ही है, बस थोड़ा सा ज्यादा। तो अगर वजन के हिसाब से देखें तो सबसे भारी हुआ न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो इनके सामने कुछ भी नहीं। एकदम सही। अब जब ये तीनों खिलाड़ी मिल गए तो असली पहेली शुरू हुई कि ये तीनों एक नन्हे से परमाणु के अंदर रहते कैसे हैं। हाँ, इनका अरेंजमेंट कैसा है। तो पहला नक्शा बनाने की कोशिश की खुद जे थॉमसन ने। प्लम पुडिंग या तरबूज मॉडल। जी, उन्होंने कल्पना की कि परमाणु एक पॉजिटिव चार्ज का गोला है, जैसे कोई तरबूज, और नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन उसमें बीज की तरह धसे हुए हैं। सुनने में तो काफी सरल लगता है, लेकिन इसमें कुछ तो गड़बड़ होगी। बहुत बड़ी गड़बड़ थी। सबसे बड़ी कमी ये थी कि इसमें नाभिक यानी न्यूक्लियस का कोई जिक्र नहीं था और ये परमाणु की स्थिरता भी नहीं समझा पाया। तो ये मॉडल ज्यादा दिन नहीं चला। नहीं, और फिर मैदान में आए उनके ही एक स्टूडेंट अर्नेस्ट रदरफोर्ड, एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के साथ जिसने सब कुछ बदल दिया। 1911 का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। हाँ, विज्ञान के इतिहास के सबसे शानदार प्रयोगों में से एक। उन्होंने पॉजिटिव चार्ज वाले अल्फा कणों की बौछार की एक बहुत ही पतली सोने की पन्नी पर, और उन्होंने देखा कि अल्फा कण पन्नी से टकराकर कहाँ जाते हैं, और जो नतीजे आए वे चौंकाने वाले थे। ज्यादातर अल्फा कण तो पन्नी के आर पार ऐसे निकल गए जैसे वहां कुछ हो ही ना। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि परमाणु का ज्यादातर हिस्सा खोखला है, खाली जगह है। ये सोचना ही अजीब है। मतलब हम सब असल में ज्यादातर खाली जगह से बने हैं। हाँ, ये एक माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट है। अब दूसरा नतीजा, कुछ अल्फा कण अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ गए, डिफ्लेक्ट हो गए। जी, क्योंकि अल्फा कण खुद पॉजिटिव थे तो वे किसी दूसरी पॉजिटिव चीज से ही दूर भाग सकते थे। इससे पता चला कि परमाणु का पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ नहीं है, बल्कि एक बहुत छोटी सी जगह में बंद है। और फिर आया सबसे बड़ा आश्चर्य। हाँ, लगभग 20,000 में से कोई एक अल्फा कण पन्नी से टकराकर सीधा वापस आ गया 180 डिग्री पर। ये रदरफोर्ड के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उन्होंने कहा था कि ये उतना ही अविश्वसनीय था जैसे आप एक तोप के गोले को टिश्यू पेपर पर मारें और वो लौटकर आपको ही लग जाए। वाह, तो इस एक कण के वापस आने का क्या मतलब था? इसका मतलब था कि परमाणु का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग सारा द्रव्यमान उसके केंद्र में एक बहुत ही छोटी और ठोस जगह पर है, और इसी जगह को रदरफोर्ड ने नाभिक यानी न्यूक्लियस नाम दिया। तो हमें एक नया मॉडल मिला, एक छोटा भारी पॉजिटिव नाभिक बीच में और हल्के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर काट रहे हैं।
सौरमंडल जैसा। बिल्कुल, इसे प्लैनेटरी मॉडल भी कहा गया। ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। लेकिन अरे, इसमें भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। हाँ, बहुत बड़ी। उस समय के फिजिक्स के नियमों के हिसाब से कोई भी चार्ज वाला कण जैसे इलेक्ट्रॉन जब गोल गोल घूमता है तो उसे लगातार ऊर्जा खोनी चाहिए। अच्छा, मतलब वो धीरे धीरे धीमा होकर गिर जाएगा? ठीक वैसा ही। तो इस नियम के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को भी चक्कर काटते काटते अपनी ऊर्जा खो देनी चाहिए और अंत में नाभिक में गिर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, परमाणु तो स्थिर होते हैं। सही पकड़ा। रदरफोर्ड ये नहीं समझा पाए कि परमाणु स्थिर क्यों हैं, और यहीं पर एक और महान वैज्ञानिक नील्स बोर ने कहानी को आगे बढ़ाया। तो रदरफोर्ड की पहेली को सुलझाने के लिए बोर आए। हाँ, 1913 में बोर ने इस समस्या को सुलझाने के लिए क्लासिकल फिजिक्स को छोड़कर एक बिल्कुल नए आइडिया का सहारा लिया, जिसे क्वांटम थ्योरी कहते हैं। क्वांटम थ्योरी, इसका सरल मतलब क्या है? इसका एक सरल मतलब ये है कि ऊर्जा एक नदी की तरह लगातार नहीं बहती, बल्कि छोटे छोटे पैकेट में आती है। जैसे एक सीढ़ी, आप या तो पहले पायदान पर हो सकते हैं या दूसरे पर, बीच में नहीं। ठीक है, ऊर्जा के फिक्स्ड लेवल होते हैं। तो बोर ने इसे इलेक्ट्रॉन पे कैसे लागू किया? बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर कहीं भी नहीं घूम सकते। वे केवल कुछ खास निश्चित कक्षाओं मतलब ऑर्बिट्स में ही घूम सकते हैं। अच्छा, तो जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी खास कक्षा में है वो ऊर्जा नहीं खोएगा। प्रिसाइजली। और अगर वो ऊर्जा नहीं खोएगा तो वो नाभिक में भी नहीं गिरेगा, और इसीलिए परमाणु स्थिर रहता है। ये तो कमाल का समाधान था। हाँ, इन स्थिर कक्षाओं को उन्होंने KLMN या 1 2 3 4 जैसे नाम दिए, और उन्होंने ये भी बताया कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। वो 2n² वाला फॉर्मूला। जी, जहां n कक्षा की संख्या है। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और इसी तरह आगे। इसने तो केमिस्ट्री को समझने का एक पूरा नया दरवाजा ही खोल दिया। बिल्कुल। अब जरा एक बार परमाणु और उसके नाभिक के आकार की तुलना करते हैं। हाँ, ये भी बहुत दिलचस्प है। एक परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर होती है, और नाभिक की वो होती है लगभग 10⁻⁻15 मीटर। मतलब परमाणु अपने नाभिक से लगभग 1,00,000 गुना बड़ा है। हाँ, इसे ऐसे सोचिए, अगर एक परमाणु को एक पूरे फुटबॉल स्टेडियम के बराबर बड़ा कर दें, तो उसका नाभिक कितना बड़ा होगा? सेंटर में रखे एक मटर के दाने के बराबर। और इलेक्ट्रॉन उस पूरे खाली स्टेडियम में कहीं घूम रहे होंगे। जी, बाकी पूरा स्टेडियम खाली है। ये सोचना ही अपने आप में कमाल है। चलिए, इस पूरी कहानी को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला वैज्ञानिक परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया, सही है। और परमाणु के नाभिक की खोज का श्रेय हर्मेस रदरफोर्ड को जाता है, उनके मशहूर स्वर्ण पन्नी प्रयोग के लिए। और इसी से पता चला कि परमाणु का ज्यादातर हिस्सा खोखला है। बिल्कुल। फिर आते हैं हमारे 3 किरदार। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में की। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की जो सबसे आखिरी में मिला उसकी खोज जेम्स चैडविक ने की। सही। और अंत में नील्स बोर आए, जिन्होंने क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल करके बताया कि इलेक्ट्रॉन खास ऊर्जा वाली स्थिर कक्षाओं में घूमते हैं। बिल्कुल। और बोर की इन कक्षाओं को स्थिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा निश्चित होती है, वे ऊर्जा खोते नहीं हैं, और इसीलिए परमाणु स्थिर बना रहता है। चलिए, अब अगला चैप्टर देखते हैं। आज का विषय है कोश, उपकोश और कक्षक। जी। ये तीनों परमाणु संरचना के मतलब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हिस्से से, कोश। कोश या जिसे ऑर्बिट भी कहते हैं, ये आखिर है क्या? देखिए, बहुत ही सरल भाषा में परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। हाँ, न्यूक्लियस। बिल्कुल। उस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस एक गोलाकार रास्ते पर घूमते हैं उसे ही हम कोश या कक्षा कहते हैं। अच्छा, तो ये वो मेन रास्ते हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। एकदम सही। और इन रास्तों को मतलब कोशों को हम KLMN जैसे अक्षरों से या फिर 1 2 3 4 संख्याओं से दिखाते हैं। तो K मतलब पहला कोश हुआ, जो नाभिक के सबसे पास है। जी, K सबसे पहला और सबसे नजदीक। अब यहाँ एक सवाल आता है जो परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। किसी भी कोश में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? इसका कोई फॉर्मूला है? हाँ, और ये फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है। फॉर्मूला है 2n²। 2n², जहां n कोश की संख्या है। अच्छा, तो इसे लगाकर देखते हैं। K कोश के लिए n बराबर 1 होगा, तो 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल।
K कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। और L कोश जो दूसरा है n बराबर 2, तो 2 गुणा 2 का स्क्वायर यानी 4, तो 2 गुणा 4 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। सही, L में 8। इसी तरह M कोश जहां n बराबर 3 है, उसमें 2 गुणा 3 का स्क्वायर मतलब 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और n में 32 हो जाएंगे 2 गुणा 4 के स्क्वायर से। 2, 8, 18, 32 ये पैटर्न है। जी, यही पैटर्न है। इसमें एक और बात है ना, कि हर कोश का अपना एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल होता है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जब तक कोई इलेक्ट्रॉन अपने कोश में घूम रहा है, उसकी ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं होता, वो स्थिर रहती है। ठीक है, तो कोश का कॉन्सेप्ट तो साफ हो गया, पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है या कोश के अंदर भी कुछ होता है? नहीं, कहानी तो अब और दिलचस्प होती है। हर कोश असल में और भी छोटे छोटे भागों में बटा होता है। अच्छा। हाँ, और इन्हीं छोटे भागों को हम उपकोश या सब शेल कहते हैं। उपकोश, और इनके नाम तो S, P, D और F हैं, सही है? बिल्कुल, S, P, D और F। मैंने इनके पूरे नाम भी पढ़े थे। S मतलब शार्प, P मतलब प्रिंसिपल, D मतलब डिफ्यूज और F मतलब फंडामेंटल। ये नाम स्पेक्ट्रोस्कोपी से आए हैं। जो बात मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है वो है इनकी आकृतियां, इनके शेप्स। हाँ, वो काफी अलग अलग हैं। जैसे S उपकोश तो गोलाकार है, स्फेरिकल। जी, वो बिल्कुल एक गेंद की तरह है। लेकिन P उपकोश वो तो डंबल के आकार का होता है। हाँ, डंबल शेप। और D उपकोश तो और भी जटिल है, वो डबल डंबल शेप का होता है। और F तो वो तो काफी कॉम्प्लेक्स है। जी, F की आकृति बहुत जटिल होती है। अच्छा, तो जैसे कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिक्स थी, क्या इन उपकोशों में भी ऐसी कुछ है? हाँ, बिल्कुल है, और इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। वो क्या है? आप S उपकोश से शुरू कीजिए, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसमें 2। आप बस आगे 4 जोड़ते जाइए, तो P उपकोश में होंगे 2 जमा 4 यानी 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो फिर D उपकोश में 6 जमा 4 10 इलेक्ट्रॉन। एकदम सही। और F उपकोश में 10 जमा 4 मतलब 14 इलेक्ट्रॉन। 2, 6, 10, 14। ये तो बहुत आसान है। तो कोश और उपकोश में क्या कोई सीधा संबंध है? हाँ, एक बहुत ही सीधा और सुंदर संबंध है। जिस नंबर का कोश, उसमें उतने ही उपकोश होते हैं। एक मिनट, मतलब पहला कोश K शेल, तो उसमें सिर्फ एक ही उपकोश होगा? हाँ, सिर्फ एक, जो कि S है। और दूसरा कोश L शेल, उसमें 2 उपकोश होंगे, S और P। बिल्कुल। और देखिए, S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 6, कुल मिलाकर L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अरे वाह, ये तो 2n² वाले फॉर्मूले से मैच कर गया। जी, इसी तरह तीसरे कोश M में 3 उपकोश होते हैं, S, P और D। और उनके इलेक्ट्रॉन मिलाकर 2, 6, 10, 18 हो गए। अब समझ आया। और चौथे कोश N में 4 उपकोश होते हैं, S, P, D और F। ठीक है, तो अब हम कोश से उपकोश तक आ गए। अब इससे भी छोटी कोई इकाई है क्या? हाँ, अब हम आते हैं सबसे छोटी और सबसे सटीक इकाई पर, जिसे कहते हैं कक्षक या ऑर्बिटल। ऑर्बिटल, ये क्या है? ये उपकोश के अंदर का वो खास इलाका है, वो 3D स्पेस, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा, मतलब 90% से भी ज्यादा होती है। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रॉन का असली घर है एक तरह से। आप कह सकते हैं। और इस घर के 2 बहुत मजबूत नियम हैं, जो कभी नहीं टूटते। क्या नियम है? पहला नियम, एक कक्षक में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, 2 से ज्यादा कभी नहीं। सिर्फ 2? ठीक है। और दूसरा नियम? दूसरा नियम ये बताता है कि किस उपकोश में कितने कक्षक होंगे, और ये बहुत आसान है। किसी उपकोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कक्षकों की संख्या उसकी आधी होती है। आधी होती है। अच्छा, तो इसे लगा कर देखते हैं। S उपकोश में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 का आधा हुआ 1, मतलब S में सिर्फ 1 कक्षक होगा। बिल्कुल सही। S उपकोश में सिर्फ एक ही कक्षक होता है। और P उपकोश में 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो 6 का आधा 3 कक्षक। हाँ, P उपकोश में 3 कक्षक होते हैं। तो D उपकोश में 10 का आधा 5 कक्षक होंगे, और F में 14 का आधा 7 कक्षक। एकदम सही। 1, 3, 5, 7, ये एक सीरीज बन जाती है। ठीक है, अब ये पूरी तस्वीर साफ हो रही है, पर एक और सवाल दिमाग में आ रहा है पूछिए। कि इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते कैसे हैं? मतलब मान लीजिए P उपकोश में 3 कक्षक हैं और मुझे उसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं,
तो मैं कैसे भरूंगा? बहुत अच्छा सवाल है, और इसी के लिए हुंड का नियम है। हुंड का नियम, ये क्या कहता है? ये नियम बहुत सरल है। ये कहता है कि किसी भी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, मतलब पेयरिंग, तब तक नहीं होती जब तक कि उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए। एक एक इलेक्ट्रॉन मतलब पहले सबको एक एक मिलेगा, उसके बाद ही जोड़ा बनना शुरू होगा। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन पहले अकेले रहना पसंद करते हैं। जब हर कक्षक में एक एक आ जाता है, तब जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होता है वो आकर जोड़ा बनाता है। हम इलेक्ट्रॉन की दिशा को तीर के निशान से दिखाते हैं, है ना? हाँ, ऊपर की ओर और नीचे की ओर। ऊपर की ओर तीर मतलब क्लॉकवाइज स्पिन, और नीचे की ओर तीर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को दिखाता है। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं। चैप्टर है ऑफ-बाउ का सिद्धांत और क्वांटम संख्या। तो शुरू करते हैं ऑफ-बाउ सिद्धांत से। ये नाम सुनने में मतलब किसी वैज्ञानिक का लगता है, पर जहां तक मुझे पता है ये किसी का नाम नहीं है ना? बिल्कुल सही, ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे। ऑफ-बाउ एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है निर्माण करना या टू बिल्ड अप। अच्छा, टू बिल्ड अप। हाँ, तो ये सिद्धांत हमें यही बताता है कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का निर्माण कैसे होता है, मतलब वो किस क्रम में अपनी जगह लेते हैं। अच्छा, निर्माण करना, तो ये एक तरह से जैसे कोई इमारत बना रहे हो जहां हम पहली मंजिल पहले भरते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी। बहुत बढ़िया एनालॉजी है, बिल्कुल वैसा ही है। ये सिद्धांत कहता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा सबसे कम ऊर्जा वाले उपकोष यानी सब शेल में, हाँ, सब शेल में पहले जाते हैं। आप इसे ऐसे समझें कि वो सबसे सस्ता या ग्राउंड फ्लोर का कमरा है। जब वो पूरा भर जाता है तभी इलेक्ट्रॉन उससे ज्यादा ऊर्जा वाले कमरे में जाते हैं। ले भरनी है, इसके लिए एक डायग्राम होता है, सही कहा? हाँ, एक डायग्राम होता है जिससे ऊर्जा का क्रम याद रखा जाता है, लेकिन ऑडियो पर उसे बनाना सिखाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सुनने वालों के लिए कल्पना करना भी कठिन होगा। ये बात भी सही है। तो उसके बजाय हम सीधे उस क्रम पर ही ध्यान देते हैं जो उस डायग्राम से निकल कर आता है। हाँ, ये बेहतर रहेगा। तो क्या है वो क्रम? क्रम है 1s, फिर 2s, फिर 2p, उसके बाद 3s, फिर 3p, और यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। क्या? ज्यादातर लोग सोचेंगे कि 3p के बाद 3d आना चाहिए, क्योंकि वो भी तीसरी मंजिल का ही हिस्सा है। हाँ बिल्कुल, 3s 3p, तो अगला तो 3d ही होना चाहिए। लगता तो यही है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। प्रकृति में 4s उपकोष की ऊर्जा 3d से थोड़ी कम होती है। अरे, इसलिए इलेक्ट्रॉन 3p भरने के बाद तीसरी मंजिल के d ब्लॉक को छोड़कर पहले चौथी मंजिल के 4s कमरे में जाते हैं। ये तो अजीब है। मतलब चौथी मंजिल का एक कमरा तीसरी मंजिल के एक कमरे से पहले भर रहा है, ऐसा क्यों? ये सब ऊर्जा का खेल है। इलेक्ट्रॉन सबसे आसान रास्ता चुनते हैं, सबसे कम ऊर्जा वाला, और 4s उन्हें 3d के मुकाबले कम ऊर्जा वाला रास्ता लगता है। अच्छा, एक बार 4s भर जाता है, तब जाकर इलेक्ट्रॉन वापस तीसरी मंजिल के बचे हुए 3d उपकोष में जाना शुरू करते हैं। तो सही क्रम बनता है 3p, फिर 4s और उसके बाद 3d। ये बात तो साफ हो गई। अब इन s, p, d, f कमरों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसकी भी तो कोई सीमा होगी? बिल्कुल, हर तरह के उपकोष की अपनी क्षमता है। s उपकोष में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, s में 2, p उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन, 6, d उपकोष में 10 और f उपकोष में 14। ठीक है, 2, 6, 10, 14, ये सब थ्योरी में तो ठीक है, पर असल में ये काम कैसे करता है? कोई असली तत्व लेकर देखें। हाँ, क्यों नहीं। सोडियम का उदाहरण लेते हैं। उसका परमाणु क्रमांक 11 है, मतलब उसमें 11 मेहमानों यानी इलेक्ट्रॉनों को हमें इन कमरों में ठहराना है। चलिए सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। सबसे पहला और सबसे कम ऊर्जा वाला कमरा कौन सा है? 1s। 1s, हाँ। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर देंगे। इसे लिखेंगे 1s स्क्वायर। अब हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, 1s भर गया। अगला नंबर 2s का है। s है तो इसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये हो गया 2s स्क्वायर। कुल 4 इलेक्ट्रॉन भर गए, 7 बाकी हैं। 2s के बाद क्रम आता है 2p का। p की क्षमता 6 इलेक्ट्रॉनों की है और हमारे पास 7 बाकी हैं, तो हम पूरे 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भर सकते हैं। तो ये बन गया 2p6। हाँ, अब तक कुल 2 + 2 + 6 यानी 10 इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी जगह ले चुके हैं। क्रम था 3s का, तो वो आखिरी 11वां इलेक्ट्रॉन 3s वाले कमरे में चला जाएगा, तो हम लिखेंगे 3s1। एकदम सही।
तो सोडियम का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 1s², 2s², 2p6, 3s1। और ये जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है ना 3s1 वाला, हाँ, यही सोडियम के सारे रासायनिक गुण तय करता है कि वो पानी से कैसे रिएक्ट करेगा या वो इतना मुलायम क्यों है। सब कुछ इसी एक इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। कमाल है। तो अफबाउ सिद्धांत से हमें इलेक्ट्रॉन का एक मोटा मोटा पता चल गया। जैसे सोडियम का सबसे जरूरी इलेक्ट्रॉन 3s मोहल्ले में रहता है। लेकिन अगर हमें उसका मकान नंबर, कमरे का नंबर और ये भी जानना हो कि उस कमरे में वो किस तरफ मुंह करके बैठा है, तो मुझे लगता है यहीं पर क्वांटम संख्याएं काम आती हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें सिर्फ शहर और मोहल्ला बताता है। क्वांटम संख्याएं हमें उस इलेक्ट्रॉन का पूरा पोस्टल एड्रेस देती हैं। मतलब एकदम सटीक पता, इतना सटीक कि हम उस एक इलेक्ट्रॉन को करोड़ों दूसरे इलेक्ट्रॉनों से अलग पहचान सकते हैं। इसीलिए आपने जो शुरू में आधार कार्ड वाली बात कही थी वो एकदम सटीक है। तो ये आधार कार्ड यानी क्वांटम संख्याएं कितनी तरह की होती हैं? ये 4 तरह की होती हैं जो मिलकर इलेक्ट्रॉन का पूरा पता बताती हैं। पहली है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे n से दिखाते हैं। n, ठीक है। ये है इलेक्ट्रॉन का शहर। दूसरी है द्विगंशी क्वांटम संख्या, एजिमुथल क्वांटम नंबर, जिसे l से दिखाते हैं। ये है शहर के अंदर का मोहल्ला। शहर और मोहल्ला, अच्छा। तीसरी है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे m से दिखाते हैं। यह है उस मोहल्ले का मकान नंबर। ओके। और चौथी है चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे s से दिखाते हैं। ये बताता है कि उस मकान में रहने वाला सदस्य सीधा बैठा है या उल्टा। शहर, मोहल्ला, मकान नंबर, ये तरीका तो बहुत अच्छा है। चलिए पहले शहर से शुरू करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या n क्या है? n हमें इलेक्ट्रॉन की मुख्य कक्षा यानी शेल के बारे में बताता है। ये एक तरह से ऊर्जा का लेवल है, जैसे सोडियम के 3s1 में जो 3 है। अच्छा, वही n है। हाँ, वही n का मान है। मतलब इलेक्ट्रॉन तीसरे ऊर्जा स्तर या तीसरी कक्षा में है। इसका मान हमेशा एक पूरी संख्या होती है, 1, 2, 3, 4। ये कभी शून्य या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ठीक है, n से हमें शेल नंबर पता चला। अब आते हैं मोहल्ले पर, यानी l, द्विगंशी क्वांटम संख्या पर। द्विगंशी क्वांटम संख्या L हमें उपकोश यानी सब शेल का आकार बताता है। ये वही S, P, D और F हैं जिनकी हम बात कर रहे थे। L का मान हमेशा n पर निर्भर करता है और ये 0 से लेकर n-1 तक हो सकता है। एक मिनट, अगर n = 3 है तो l का मान 0, 1 या 2 हो सकता है। इसका मतलब तीसरी कक्षा में S, P और D तीनों तरह के उपकोश मौजूद है। बिल्कुल, तीसरी कक्षा एक बड़े शहर की तरह है जिसमें 3 तरह के मोहल्ले हैं। हर मोहल्ले का एक कोड है जो L का मान है। क्या कोड है? अगर L = 0 है तो वो S उपकोश है। अगर L = 1 है तो वो P उपकोश है। अगर L = 2 है तो वो D उपकोश है। और L = 3 हुआ तो F उपकोश। एकदम। तो n = 3 में S, P और D तीनों तरह के सब शेल्स मौजूद हैं। अच्छा, तो n हमें शेल बताता है और L हमें उस शेल के अंदर का सब शेल। अब आते हैं मकान नंबर पर, यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या m पर। m हमें उपकोश के अंदर मौजूद कक्षक यानी ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ऑर्बिटल वो असली 3D जगह है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। और इसका मान? m का मान L पर निर्भर करता है और ये -L से लेकर +L तक होता है, 0 को मिलाकर। इसे एक उदाहरण से समझाइए। P उपकोश का उदाहरण लेते हैं। जरूर, P उपकोश के लिए हमने देखा L = 1 होता है, तो m के मान होंगे -1, 0 और +1। अच्छा, तो 3 मान हुए। हाँ, इसका मतलब है कि P उपकोश या P मोहल्ले में 3 अलग-अलग मकान यानी ऑर्बिटल हैं। इसी तरह D उपकोश के लिए L = 2 होता है, तो m के 5 मान होंगे, -2, -1, 0, +1, +2, यानी D मोहल्ले में 5 मकान हैं। समझ गए। और सब उपकोश के लिए L = 0 होगा तो m का मान सिर्फ 0 होगा। मतलब S मोहल्ले में बस एक ही मकान है। एकदम परफेक्ट। अब आखिरी संख्या S यानी चक्रण क्वांटम संख्या। ये तो इलेक्ट्रॉन के घूमने यानी स्पिन से जुड़ा है। जी, ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर किस दिशा में घूम रहा है। एक ऑर्बिटल यानी एक मकान में ज्यादा से ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं।
और प्रकृति का नियम है कि दोनों का स्पिन हमेशा एक दूसरे से उल्टा होना चाहिए। अच्छा। मुझे याद है स्कूल में हम मजाक करते थे कि एक ऑर्बिटल में रहने वाले दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से इतना तंग आ जाते हैं कि हमेशा उल्टी दिशा में ही घूमते हैं। ये तो अच्छी बात है। अगर इलेक्ट्रॉन घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है तो s का मान +½ होता है। इसे हम ऊपर की ओर बने तीर से दिखाते हैं। क्लॉकवाइज। हाँ, और अगर वो घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घूम रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो s का मान -½ होता है। इसे हम नीचे की ओर बने तीर से दिखाते हैं। तो अब हमारे पास चारों चाबियां हैं। चलिए ताला खोलकर देखते हैं। सोडियम का उदाहरण वापस लेते हैं और उसके 9वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं निकालते हैं। बहुत अच्छा विचार है। सोडियम का विन्यास था 1s², 2s², 2p6, 3s1। पहला कदम ये पता लगाना कि 9वां इलेक्ट्रॉन है कहाँ। ठीक है, हिसाब लगाते हैं। पहले 1s² में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s² में और 2, कुल 4 हो गए। इसके बाद 2p6 आता है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां ये सभी 2p वाले उपकोष में ही होंगे। बिल्कुल। मतलब हमारा टारगेट 9वां इलेक्ट्रॉन 2p में छिपा है। बिल्कुल सही। तो अब हमारा पूरा ध्यान सिर्फ 2p पर रहेगा। यहीं से हमें n, l, m और s के मान मिलेंगे। सबसे पहले n का मान। 2p के आगे 2 लिखा है, तो ये साफ है कि मुख्य क्वांटम संख्या n = 2 है। ये तो आसान था। अब l का मान। हमारा इलेक्ट्रॉन p उपकोष में है, जी। तो p का कोड 1 था, तो l = 1। बहुत बढ़िया, 2 पते मिल गए। शहर नंबर 2, मोहल्ला नंबर 1। अब आता है मुश्किल हिस्सा, मकान नंबर का पता लगाना। P मोहल्ले में 3 मकान हैं, -1, 0 और +1। हमारा 9वां इलेक्ट्रॉन इनमें से किस में है? हाँ, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें हुंड का नियम समझना होगा। ये बहुत मजेदार नियम है। इसे बस की सीट का नियम समझिए। बस की सीट का नियम? हाँ, जब आप एक खाली बस में चढ़ते हैं तो आप पहले से बैठे किसी यात्री के बगल में नहीं बैठते, आप एक खाली सीट ढूंढते हैं। इलेक्ट्रॉन भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं? आप ऐसा कह सकते हैं। तो 2p में जो 3 ऑर्बिटल -1, 0, +1 है, वो 3 खाली सीटें हैं। हमारे 5वें से 10वां इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे। अच्छा। 5वां इलेक्ट्रॉन पहली सीट पर बैठेगा, -1 पर। 6ठा इलेक्ट्रॉन दूसरी सीट पर, 0 पर। और 7वां इलेक्ट्रॉन तीसरी सीट पर, +1 पर। सभी सीधे तीर के साथ। ठीक है, अब बस की सारी सीटें एक एक करके भर गई हैं। मतलब हुंड का नियम जाने बिना हम कभी पता ही नहीं लगा सकते थे कि 9वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। सही कहा। तो अब 8वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? अब जगह नहीं बची तो जोड़ा बनाना ही पड़ेगा। 8वां इलेक्ट्रॉन वापस पहली सीट -1 पर जाएगा, लेकिन अब वो उल्टा होकर बैठेगा, मतलब उल्टा तीर। और हमारा टारगेट 9वां इलेक्ट्रॉन। वो दूसरी सीट यानी 0 वाले ऑर्बिटल में जाकर जोड़ा बनाएगा, उल्टे तीर के साथ। इसका मतलब है हमारे 9वें इलेक्ट्रॉन का मकान नंबर 0 है, तो m = 0। कमाल है। तो हमें तीसरा पता भी मिल गया। अब आखिरी चीज, s का मान। ये तो अब सबसे आसान है। चूंकि 9वां इलेक्ट्रॉन 0 वाले ऑर्बिटल में दूसरा सदस्य है और उसका तीर नीचे की ओर है, तो उसका स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब s = -½ एकदम सही। शानदार। तो सोडियम के 9वें इलेक्ट्रॉन का पूरा आधार कार्ड नंबर है n = 2, l = 1, m = 0 और s = -½ इन 4 संख्याओं से उसकी एक यूनिक पहचान बन गई। और यही सबसे दिलचस्प बात है। एक और महान सिद्धांत है पॉली का अपवर्जन सिद्धांत, जो कहता है कि एक ही परमाणु में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती। अरे वाह, मतलब हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। हाँ, कम से कम एक संख्या तो अलग होगी ही होगी। कोई 2 इलेक्ट्रॉन एक ही पते पर नहीं रह सकते। अब जल्दी से 10वें इलेक्ट्रॉन का भी देख लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए। बिल्कुल, 10वां इलेक्ट्रॉन भी 2p में ही है। हुंड के नियम के अनुसार 9वां इलेक्ट्रॉन 0 वाले ऑर्बिटल में गया था। हाँ, तो 10वां इलेक्ट्रॉन अगली खाली सीट यानी +1 वाले ऑर्बिटल में जाएगा और उसका तीर भी नीचे की ओर होगा क्योंकि वो भी जोड़ा बना रहा है। तो इसका मतलब 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए n = 2 और l = 1 तो वही रहेंगे क्योंकि वो उसी शहर और मोहल्ले में है। सही, लेकिन मकान नंबर बदल जाएगा क्योंकि वो +1 वाले ऑर्बिटल में है, तो m = +1 होगा। और s का मान? उसका तीर भी नीचे की ओर है, तो s का मान -12 ही रहेगा।
तो 10वें इलेक्ट्रॉन की संख्याएं हुई n बराबर 2, l बराबर 1, m बराबर +1 और s बराबर -½ देखिए 9वें और 10वें इलेक्ट्रॉन की 3 संख्याएं एक जैसी हैं, लेकिन m का मान अलग है। जिससे दोनों की पहचान अलग हो गई। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, परमाणु संख्या, परमाणु भार और समस्थानिक। बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है ये। बिल्कुल। तो एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। एक परमाणु मतलब एक एटम, उसके सेंटर में क्या होता है? उसके केंद्र में होता है एक नाभिक, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, एक न्यूक्लियस हो गया। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या मिलता है हमें? इसके अंदर हमें 2 तरह के कण मिलते हैं। एक तो है प्रोटॉन, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरे? और दूसरे हैं न्यूट्रॉन, वो न्यूट्रल होते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता। अच्छा, और इन सब के चारों तरफ, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होते हैं। हाँ, और इलेक्ट्रॉन्स पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये बन गया हमारा एक बेसिक एटम का मॉडल। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल, किसी भी एटम की पहचान कैसे तय होती है? मतलब ये कैसे पता चलता है कि कोई एटम सोने का है या लोहे का? ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब न्यूक्लियस के अंदर ही छिपा है। प्रोटॉन में? बिल्कुल। किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं, वही उसकी परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर, जिसे हम Z से दिखाते हैं, कहलाती है। अच्छा, तो मतलब प्रोटॉन की संख्या ही उस तत्व का आधार कार्ड नंबर है। एकदम सही। यही खोज वैज्ञानिक मोज़ले ने की थी। उन्होंने बताया कि तत्व की असली पहचान उसका परमाणु क्रमांक है, उसका भार नहीं। तो अगर किसी के नाभिक में 6 प्रोटॉन हैं, तो वो हमेशा कार्बन ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए? हाँ बिल्कुल। आप न्यूट्रॉन बदल दीजिए, इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा कर दीजिए, पर अगर 6 प्रोटॉन हैं तो वो कार्बन ही है। लेकिन एक सामान्य उदासीन परमाणु में तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है ना? हाँ, एक न्यूट्रल एटम में जितने पॉजिटिव प्रोटॉन होते हैं, उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी तो चार्ज बैलेंस होता है। तो फिर हम पहचान के लिए इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं गिनते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो आते जाते रहते हैं। एटम इलेक्ट्रॉन खो भी सकता है, पा भी सकता है, लेकिन प्रोटॉन नाभिक में मजबूती से बंधे रहते हैं, इसलिए पहचान हमेशा प्रोटॉन से ही होती है। समझ गए, पहचान का मामला तो सेट हो गया। अब आते हैं वजन पर। परमाणु का भार, या जिसे हम एटॉमिक मास कहते हैं, वो कैसे तय होता है? देखिए, परमाणु का लगभग सारा वजन उसके नाभिक यानी न्यूक्लियस में ही होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्के होते हैं। हाँ, निग्लिजिबल होते हैं। तो जब हम परमाणु द्रव्यमान यानी A की बात करते हैं, तो हम बस नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को जोड़ देते हैं। अच्छा, तो इसका फॉर्मूला हुआ A बराबर P + N, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जी, और चूंकि प्रोटॉन की संख्या P ही परमाणु संख्या Z है, तो हम इसे A बराबर Z + N भी लिख सकते हैं। तो अगर हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो, तो हम बस परमाणु भार में से परमाणु संख्या को घटा देंगे। एकदम सही। N = AZ। बस इसी छोटे से फॉर्मूले से सारा काम हो जाता है। मैंने देखा है कि तत्वों को लिखने का एक खास तरीका होता है, प्रतीक के ऊपर एक नंबर और नीचे एक नंबर। हाँ, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है। जैसे सोडियम के लिए हम लिखते हैं 2311 Na। तो इसमें ऊपर और नीचे वाले नंबर क्या बताते हैं? मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ। इसका एक बहुत आसान तरीका है। भार या वजन हमेशा सिर के ऊपर होता है ना? हाँ। तो जो संख्या ऊपर लिखी है वो हमेशा परमाणु भार यानी A होगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। तो 23 हो गया परमाणु भार, और जो नीचे बच गया 11, वो हो गई परमाणु संख्या Z। बिल्कुल। अब चलिए इसी सोडियम एटम के अंदर झांकते हैं। ठीक है, तो Z है 11, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या भी 11 हुई। सही। और A है 23, जो कि इसका परमाणु भार है। अब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इस पर कोई प्लस या माइनस का निशान तो है नहीं, मतलब ये उदासीन है, तो इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन के बराबर यानी 11 ही होंगे। बहुत बढ़िया। और अब आखिरी चीज, न्यूट्रॉन। सोडियम के एक परमाणु में 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन एटम हमेशा इतने शांत तो नहीं रहते, वो इलेक्ट्रॉन लेते देते भी हैं। यहीं से आयन की कहानी शुरू होती है। हाँ बिल्कुल। आयन बस ऐसे परमाणु हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का संतुलन बिगड़ गया है, उन पर कोई ना कोई चार्ज होता है। अच्छा, तो अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन खो देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है,
इसे धनायन या कैटायन कहते हैं। जी। ये थोड़ा उल्टा लगता है, कुछ खोने पर तो नेगेटिव होना चाहिए पर वो पॉजिटिव हो जाता है। हाँ, ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए मैग्नीशियम है 2412 Mg, इसके पास 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बराबर। अब अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है तो इसके पास पॉजिटिव प्रोटॉन तो 12 ही रहे, लेकिन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अब सिर्फ 10 बचे। ओ, तो अब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से 2 ज्यादा हो गया। बिल्कुल, इसीलिए उस पर Mg2+ का चार्ज आ जाता है। समझ गए, मतलब आपने अपने ऊपर से 2 नेगेटिव चीजें हटा दी तो अब ज्यादा पॉजिटिव हो गए। क्या बात है, एकदम सही एनालॉजी है। और इसका ठीक उल्टा होता है ऋणायन यानी एनायन। जब कोई परमाणु बाहर से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। हाँ, जैसे ऑक्सीजन है 16 इसके पास 8 प्रोटॉन है। अगर ये बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। तो 8 प्रोटॉन के मुकाबले 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 नेगेटिव चार्ज ज्यादा, तो ये O2- बन जाएगा। एकदम परफेक्ट। और इस पूरी प्रक्रिया में एक बात ध्यान रखने वाली है कि परमाणु संख्या और परमाणु भार नहीं बदलते। बिल्कुल, Z और A अपनी जगह पर रहते हैं। सारा खेल सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का होता है। चलिए, अब एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर आते हैं, समस्थानिक यानी आइसोटोप्स। इसके नाम में ही है समस्थान। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में समान स्थान। और टेबल में स्थान तो परमाणु क्रमांक से तय होता है। सही पकड़ा। तो समस्थानिक ऐसे तत्व होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक Z तो समान होता है, लेकिन उनका परमाणु भार A अलग अलग होता है। एक मिनट, अगर परमाणु क्रमांक समान है तो प्रोटॉन की संख्या भी समान होगी। हाँ, तो फिर भार अलग अलग कैसे हो सकता है? ओ, न्यूट्रॉन, उनमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती होगी। बिल्कुल सही, आप खुद ही जवाब तक पहुंच गई। समस्थानिक एक ही तत्व के वो रूप हैं जिनमें प्रोटॉन तो बराबर होते हैं पर न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो हाइड्रोजन है ना? हाँ, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। पहला है प्रोटियम, जो आम हाइड्रोजन है, उसमें 1 प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन। ठीक है। दूसरा है ड्यूटीरियम, जिसे भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं, उसमें 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है। और तीसरा है ट्राइटियम, उसमें 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। देखिए, तीनों का Z तो 1 है पर A है 1, 2 और 3। दिलचस्प है। और मैंने पढ़ा था कि पोलोनियम तत्व के सबसे ज्यादा समस्थानिक होते हैं। जी, ये एक फैक्ट है। लेकिन इन अलग अलग भार वाले समस्थानिकों का कोई खास इस्तेमाल भी है? और इनका इस्तेमाल तो विज्ञान और मेडिसिन में क्रांति लाने जैसा है। जैसे कार्बन 14 का इस्तेमाल पुरानी चीजों की उम्र पता लगाने में होता है, कार्बन डेटिंग। हाँ, देखिए, हर जीवित चीज में कार्बन होता है और उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा रेडियो एक्टिव कार्बन 14 होता है। जब तक कोई जीव जिंदा है वो इसे लेता रहता है। बिल्कुल, लेकिन मरने के बाद वो नया कार्बन 14 लेना बंद कर देता है और जो पहले से शरीर में है वो एक तय दर से खत्म होने लगता है। तो वैज्ञानिक बस ये नापते हैं कि किसी जीवाश्म में कितना कार्बन 14 बचा है और उससे उसकी उम्र का पता लगा लेते हैं। हाँ, ये एक तरह की कॉस्मिक घड़ी है। कमाल है। और दवाइयों में मैंने कोबाल्ट 60 के बारे में सुना है। कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल कैंसर के इलाज में होता है। इससे बहुत शक्तिशाली गामा किरणें निकलती हैं जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं। अच्छा, और भी कुछ उदाहरण है? बहुत है। आयोडीन 131 का इस्तेमाल घेंघा रोग का पता लगाने में होता है, ट्यूमर का पता लगाने के लिए। उसके लिए आर्सेनिक 74। और अगर शरीर में कहीं खून का थक्का जम गया है तो उसका पता लगाने के लिए सोडियम 24 का इस्तेमाल करते हैं। और यूरेनियम 235? वो तो परमाणु भट्टी में ईंधन का काम करता है जिससे बिजली बनती है। वाह। अब इन मिलते जुलते नामों पर आते हैं। आइसोटोप के बाद है समभारिक यानी आइसोबार्स। अगर समस्थानिक का मतलब समान स्थान था तो समभारिक का मतलब समान भार होगा। आपका लॉजिक एकदम सही है। समभारिक वे तत्व होते हैं जिनका परमाणु भार यानी A तो समान होता है, लेकिन परमाणु क्रमांक यानी Z अलग अलग होता है। मतलब ये तत्व ही अलग अलग होते हैं। हाँ, जैसे आर्गन और कैल्शियम को लीजिए। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है और कैल्शियम का 20। दोनों बिल्कुल अलग है। पर आर्गन 18R40 और कैल्शियम 20C40, दोनों का परमाणु भार 40 ही होता है ना जी। अच्छा, अगला है सम न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटोन्स। ये तो नाम से ही पता चल रहा है।
बताइए। क्या होगा? इनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी। बिल्कुल। बस इतना ही है। जैसे कार्बन 6C14 में 8 न्यूट्रॉन है और ऑक्सीजन 8O16 में भी 8 न्यूट्रॉन है। और एक होता है सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, समान इलेक्ट्रॉन। अरे ये तो हमने आयन वाले उदाहरण में ही देख लिया था। कहाँ पर? मैग्नीशियम आयन Mg2 पॉजिटिव, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन थे, और ऑक्सीजन आयन O2 नेगेटिव, उसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन थे। तो वो दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक हुए। बहुत बढ़िया, आप सारे कॉन्सेप्ट्स को आपस में जोड़ पा रही हैं। बस एक आखिरी वाला थोड़ा अजीब लग रहा है, आइसोडाइफर। हाँ, ये थोड़ा कम सुनने में आता है। आइसोडाइफर वे तत्व होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का अंतर मतलब Np समान होता है। अच्छा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर, इसे एक उदाहरण से समझना होगा। ठीक है, यूरेनियम 92U238 को लेते हैं। इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 92। और न्यूट्रॉन? वो होंगे 238, 92, यानी 146। सही। अब इन दोनों का अंतर निकालिए। 146, 89। ये आया 54। ठीक है, 54 याद रखिए। अब लेते हैं थोरियम 90TH234। इसमें प्रोटॉन है 90 और न्यूट्रॉन है 234। 90 यानी 144। और इनके अंतर हुआ 94 और 90, ये भी 54 ही है। बिल्कुल, चूंकि दोनों के लिए Np का ये मान एक ही है, इसलिए यूरेनियम 238 और थोरियम 234 एक दूसरे के आइसोडाइफर हैं। आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, हम सब ने इसे स्कूल की केमिस्ट्री लैब की दीवार पर जरूर देखा है। तत्वों का एक साफ सुथरा रंग बिरंगा चार्ट। हाँ, और सब कुछ इतना व्यवस्थित लगता है जैसे प्रकृति ने इसे इसी तरह बनाया हो। बिल्कुल, पर क्या ये हमेशा से इतना परफेक्ट था? आज हम उसी सफर की गहराई में उतरने वाले हैं जहां बिखरे हुए तत्वों को एक तरतीब देने की कोशिश की गई। और ये कहानी किसी सीधी सादी खोज की नहीं है, ये एक जासूसी कहानी जैसी है। हाँ, जिसमें गलत सुराग थे, कुछ शानदार अंदाजे थे और कुछ ऐसे जीनियस भी थे जिन्होंने उन टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश की जो अभी तक मिले भी नहीं थे। सही कहा। ये सफर धातु और अधातु के एक बहुत ही सीधे साधे वर्गीकरण से शुरू होता है और मेंडलीव की उस क्रांतिकारी सारणी तक पहुंचता है जिसने न सिर्फ ज्ञात तत्वों को सहेजा बल्कि भविष्य के लिए दरवाजे भी खोल दिए। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। 1800 के दशक की शुरुआत में वैज्ञानिकों के पास गिने चुने शायद कोई 30 तत्व ही थे। हाँ, लगभग 30। तत्वों को व्यवस्थित करने का सबसे पहला आइडिया क्या था? मुझे लगता है श्रेय वर्जिलियस को जाता है। उनका विचार तो बहुत सीधा लगता है ना? हाँ, उस समय के हिसाब से उनका विचार बहुत तार्किक था। वर्जिलियस ने कहा कि तत्व बेसिकली दो तरह के होते हैं, धातु यानी मेटल और अधातु नॉन मेटल। और अधातु नॉन मेटल। उन्होंने तत्वों को उनके गुणों के आधार पर बांटा। और ये गुण क्या थे? कोई कैसे तय करेगा कि लोहा धातु है और मान लीजिए गंधक सल्फर अधातु? उन्होंने बहुत ही बुनियादी भौतिक गुणों को देखा। उन्होंने कहा कि जो तत्व चमकीले हों, जिन्हें पीटकर चादर बना सकें, लचीले हों, और बिजली के सुचालक हों, गुड कंडक्टर्स। हाँ, और जो ऊष्मा और बिजली के अच्छे सुचालक हों, वो धातु हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी। और इसके ठीक उल्टा, जो चमक रहित हों, भंगुर हों और बैड कंडक्टर्स। बिल्कुल, वो अधातु की श्रेणी में आ गए। ये तो बहुत तार्किक लगता है। आज भी तो हम मोटे तौर पे ऐसे ही सोचते हैं। तो फिर ये तरीका चला क्यों नहीं? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी। इसकी दो बड़ी कमियां थीं। पहली, कुछ तत्व ऐसे थे जो बीच में कहीं थे। अच्छा। आज हम उन्हें उपधातु यानी मेटलॉइड्स कहते हैं, जैसे सिलिकॉन। उसमें कुछ गुण धातुओं के हैं और कुछ अधातुओं के। वर्जिलियस के दो वर्गों वाले सिस्टम में उनके लिए कोई जगह ही नहीं थी। और दूसरी कमी क्या थी? दूसरी कमी ज्यादा गहरी थी। उनका वर्गीकरण ये नहीं समझा पाया कि कुछ धातुएं दूसरों से ज्यादा सक्रिय रिएक्टिव क्यों होती हैं। हाँ, जैसे सोडियम को पानी में डालते ही आग लग जाती है, पर सोना तो वैसा का वैसा ही रहता है। बिल्कुल, दोनों धातु हैं पर उनके व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क है। वर्जिलियस का वर्गीकरण इस क्यों का जवाब नहीं दे पाया। ये बस एक ऊपरी बंटवारा था। ठीक है, तो इस क्यों के जवाब की तलाश ने ही शायद अगले वैज्ञानिक को रास्ता दिखाया होगा। वर्जिलियस के बाद आते हैं डॉबेराइनर, और यहां से चीजें सच में दिलचस्प होने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे केमिस्ट्री में गणित आ गया हो। हाँ, 1817 में उन्होंने एक बहुत ही अनोखा पैटर्न खोजा।
उन्होंने सोचा कि शायद जवाब बाहरी गुणों में नहीं बल्कि तत्वों के अंदर उनके वजन में छिपा है। वजन मतलब परमाणु भार, एटॉमिक मास। हाँ, परमाणु भार। उन्होंने समान रासायनिक गुण वाले 3 तत्वों के समूह बनाए जिन्हें त्रिक या ट्राइड कहा गया। और उनका नियम क्या था? उनका सिद्धांत था कि अगर इन 3 तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार पहले और तीसरे के परमाणु भार का लगभग औसत होगा। एवरेज। सुनने में थोड़ा जटिल है, इसका कोई उदाहरण है? सबसे फेमस उदाहरण है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। ये तीनों ही बहुत सक्रिय धातुएं हैं। हाँ, पानी से जोरदार प्रतिक्रिया करती हैं। सही। तो लिथियम का परमाणु भार लगभग 7 है और पोटेशियम का 39। अब अगर हम इन दोनों का औसत निकालें, 7 + 39 को 2 से भाग दें तो 23 आता है, जो कि सोडियम का परमाणु भार है। बिल्कुल, ये उस समय के लिए एक बिजली के झटके जैसी खोज थी। पहली बार किसी ने तत्वों के गुणों और उनके भार के बीच एक गणितीय रिश्ता खोजा था। वाह, ये तो सच में एक दिलचस्प पैटर्न है। पर अगर ये काम कर रहा था तो डोबेराइनर की सारणी फेल क्यों हो गई? क्योंकि ये नियम सब पर लागू नहीं हो पाया। अच्छा। उस समय ज्ञात लगभग 53 तत्वों में से वो कुछ ही ऐसे त्रिक बना पाए, बाकी तत्वों पर यह गणित काम ही नहीं कर रहा था। तो लोगों ने इसे एक सफल नियम नहीं माना? नहीं, इसे एक दिलचस्प संयोग मतलब एक कोइंसिडेंस मानकर छोड़ दिया गया। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि तत्वों का पहला व्यवस्थित वर्गीकरण करने का प्रयास डोबेराइनर नहीं किया था। तो एक दिलचस्प संयोग के बाद कहानी में आगे आते हैं एक अंग्रेज रसायन शास्त्री जॉन न्यूलैंड्स, और उनका आइडिया तो केमिस्ट्री से ज्यादा संगीत से प्रेरित लगता है। बिल्कुल, लगभग 50 साल बाद 1860 के दशक में न्यूलैंड का ये विचार काफी रचनात्मक था। जैसे भारतीय संगीत में 7 सुर होते हैं, सारे गा, मापा, धानी, और 8वां सुर वापस सा आ जाता है। हाँ, जो पहले सुर का ही ऊंचा रूप है। ठीक वैसे ही न्यूलैंड ने कहा कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो हर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व जैसे होंगे। ये सुनने में बहुत ही काव्यात्मक है। क्या ये काम कर रहा था? जैसे लिथियम के बाद 8वां तत्व सोडियम आता है और उनके गुण तो मिलते जुलते हैं। हाँ, ये कुछ हद तक काम कर रहा था। लिथियम से 8वां तत्व सोडियम था और सोडियम से 8वां पोटेशियम। इन सब के गुण समान थे। लेकिन इस काव्यात्मकता के साथ कई बड़ी समस्याएं भी थीं, और सच कहूं तो उस समय के वैज्ञानिक समुदाय को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। अच्छा, उन्हें ये विचार पसंद क्यों नहीं आया? उस समय की प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी में उनका मजाक उड़ाया गया था। किसी ने उनसे भरी सभा में पूछ लिया कि क्या उन्होंने तत्वों को वर्णमाला के क्रम में लगाकर भी कोई पैटर्न खोजने की कोशिश की है। ओह, मतलब लोग उनके विचार को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। बिल्कुल नहीं, और इसकी वजह थी कि इस नियम में गंभीर खामियां थीं। पहली और सबसे बड़ी बात, ये नियम केवल कैल्शियम तक मतलब हल्के तत्वों तक ही सही से लागू हो पाया। और उस समय 56 तत्व ज्ञात थे, है ना? हाँ, लेकिन कैल्शियम के बाद के भारी तत्वों पर यह संगीतमय पैटर्न पूरी तरह से टूट गया। दूसरी बड़ी गलती ये थी कि न्यूलैंड ने भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए कोई खाली जगह ही नहीं छोड़ी। उन्हें लगा कि बस इतने ही तत्व हैं। हाँ, उन्हें लगा कि उस समय ज्ञात 56 तत्व ही सब कुछ हैं। ये एक बहुत बड़ी अदूरदर्शिता थी। तो अब हम उस व्यक्ति पर आते हैं जिसे आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, दिमित्री मेंडलीव। उन्होंने ऐसा क्या अलग किया जो बाकियों ने नहीं किया था? उन्होंने भी तो परमाणु भार को ही आधार बनाया था। मेंडलीव का दृष्टिकोण बहुत व्यापक था। उन्होंने भी तत्वों को परमाणु भार के आधार पर ही व्यवस्थित किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ गणित को भगवान नहीं माना। उनके लिए सबसे जरूरी थे तत्वों के रासायनिक गुण, कि वो दूसरे तत्वों के साथ कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। हाँ, वो किस तरह की यौगिक बनाते हैं। उन्होंने अपना प्रसिद्ध आवर्त नियम दिया। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब अगर तत्वों को परमाणु भार के क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुण दोहराए जाएंगे। बिल्कुल, और उन्होंने ही पहली बार ग्रुप्स और पीरियड्स का कॉन्सेप्ट दिया, जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। सही कहा। उन्होंने समान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्टिकल कॉलम में रखा, जिसे वर्ग या ग्रुप कहा गया, और क्षैतिज पंक्तियों यानी हॉरिजॉन्टल रोज को आवर्त या पीरियड कहा। लेकिन मेंडलीव की सबसे बड़ी सफलता क्या मानी जाती है? वो क्या चीज थी जिसने उन्हें बाकियों से मीलों आगे खड़ा कर दिया? उनकी हिम्मत और उनकी दूरदर्शिता।
उन्होंने अपनी सारणी में जानबूझकर खाली जगहें छोड़ी, अच्छा। जहां न्यूलैंड ने मान लिया था कि और तत्व हैं ही नहीं। वहीं मेंडलीफ ने कहा, नहीं, यहाँ अभी कुछ तत्व खोजे जाने बाकी हैं। 1 मिनट, ये सोचना ही कमाल है। वो सिर्फ एक सारणी नहीं बना रहे थे, वो एक तरह से प्रकृति के कोड को क्रैक कर रहे थे और कह रहे थे, मुझे पता है कि यहाँ क्या होना चाहिए, भले ही तुम्हें अभी तक ये मिला न हो। बिल्कुल। और वो यही नहीं रुके, उन्होंने सिर्फ जगह नहीं छोड़ी, उन्होंने भविष्यवाणी भी की। हाँ, उन्होंने भविष्यवाणी की कि इन जगहों पर भविष्य में जो तत्व खोजे जाएंगे उनके गुण क्या होंगे, उनका परमाणु भार क्या होगा, उनका घनत्व क्या होगा, यहाँ तक कि उनका रंग कैसा होगा। हाँ, सब कुछ। उन्होंने संस्कृत के शब्द एका का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब होता है एक। उन्होंने एल्यूमिनियम के नीचे खाली जगह को एका एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के नीचे एका सिलिकॉन और बोरॉन के नीचे एका बोरॉन। सही। और क्या उनकी भविष्यवाणी सच हुई? ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। 100% सच हुई। कुछ सालों बाद 1875 में फ्रांस में गैलियम की खोज हुई और उसके गुण हूबहू एका एल्यूमिनियम जैसे थे। वाह। फिर स्कैंडियम, एका बोरॉन और जर्मेनियम, एका सिलिकॉन खोजे गए। जब जर्मेनियम की खोज हुई तो उसके गुण मेंडलीफ की भविष्यवाणी से इतने मिलते जुलते थे कि वैज्ञानिक समुदाय दंग रह गया। ये तो सिर्फ एक भविष्यवाणी का सच होना नहीं था। नहीं, ये इस विचार की जीत थी कि प्रकृति के नियमों को समझा जा सकता है। इसने केमिस्ट्री को सिर्फ अवलोकन से भविष्य बताने वाले विज्ञान में बदल दिया। तो अगर मेंडलीफ की सारणी इतनी सफल थी, इतनी भविष्यदर्शी थी, तो आज हम सीधे सीधे उसी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आज की आवर्त सारणी इससे अलग क्यों है? क्योंकि इसमें भी कुछ मौलिक कमियां थीं। और मजेदार बात यह है कि यही कमियां सबसे बड़े सुराग थी जो इशारा कर रही थी कि आधार में ही कहीं कुछ गड़बड़ है। जैसे कि हाइड्रोजन का स्थान। पहली कमी वही थी। हाइड्रोजन कभी क्षार धातुओं जैसा व्यवहार करता था तो कभी हैलोजन जैसा। मेंडलीव उसे कोई एक निश्चित घर नहीं दे पाए। और समस्थानिकों यानी आइसोटोप्स का क्या? उनका तो परमाणु भार अलग अलग होता है। ये दूसरी बड़ी समस्या थी। समस्थानिकों के रासायनिक गुण तो एक जैसे होते हैं, लेकिन परमाणु भार अलग अलग। मेंडलीव की सारणी परमाणु भार पर आधारित थी। तो उस हिसाब से तो कार्बन 12 और कार्बन 14 को अलग अलग जगह मिलनी चाहिए थी। बिल्कुल, लेकिन ऐसा करना रासायनिक रूप से बेतुका था। उनके सारणी इस पहेली को नहीं सुलझा पाई। और एक और बड़ी कमी थी, है ना, जहां उन्होंने अपने ही नियम को तोड़ा था। हाँ, और वही सबसे बड़ा सुराग था कि परमाणु भारी तत्वों की असली पहचान नहीं है। गुणों को सही समूह में रखने के लिए उन्हें कहीं कहीं ज्यादा परमाणु भार वाले तत्व को कम भार वाले से पहले रखना पड़ा। कोबाल्ट और निकल वाला उदाहरण। हाँ, सबसे बड़ा उदाहरण। कोबाल्ट का परमाणु भार 58.9 है और निकल का 58.7। नियम के हिसाब से निकल को पहले आना चाहिए था, पर मेंडलीव ने गुणों के आधार पर कोबाल्ट को पहले रखा। तो उन्होंने अपने ही बनाए नियम के खिलाफ जाने का फैसला किया। बिल्कुल। जब उनसे इस गड़बड़ी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने आत्मविश्वास से कहा कि शायद भार मापने में कोई गलती हुई होगी, पर असल में गलती भार में नहीं थी। गलती उस आधार में ही थी जिसे सब मानकर चल रहे थे। सही कहा, वे सब गलत पेड़ पर चढ़ रहे थे, भले ही मेंडलीव लगभग सही शाखा तक पहुंच गए थे। तो ये थी कहानी आवर्त सारणी के शुरुआती सफर की। एक सरल वर्गीकरण से लेकर मेंडलीव की लगभग सही भविष्यवाणी तक, हर कदम एक पहेली के टुकड़े को उसकी जगह पर रख रहा था। और इन सभी की सबसे बड़ी भूल ये थी कि वे परमाणु भार को ही सब कुछ मान रहे थे। बिल्कुल, मेंडलीव की सारणी की यही कमियां थीं। हाइड्रोजन की पहेली, समस्थानिकों की समस्या और कोबाल्ट निकल जैसी गड़बड़ियां, जिन्होंने 20वीं सदी के वैज्ञानिकों को ये सोचने पर मजबूर किया कि वे किसी ज्यादा गहरी और बुनियादी चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं। मेंडलीव ने रास्ता दिखाया, नक्शा बनाया, लेकिन उस नक्शे में कुछ जगहें गलत थीं। और उन गलतियों ने ही आधुनिक आवर्त सारणी का रास्ता तैयार किया। तो ये सिर्फ केमिस्ट्री की किताबों का एक चार्ट नहीं है। इसे ऐसे सोचें कि ये यूनिवर्स के जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उनका एक सीक्रेट कोड है। एक ऐसा नक्शा जिसमें हर तत्व की अपनी एक सही जगह है और उसी जगह से उसके सारे राज पता चल जाते हैं। लेकिन ये नक्शा मतलब हमेशा से इतना साफ नहीं था। इसकी कहानी दिमित्री मेंडलीव से शुरू तो हुई, पर उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। बिल्कुल,
मेंडलीव जीनियस थे, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने तत्वों में एक पैटर्न खोजा, लेकिन उनकी जो नींव थी वो थोड़ी सी कमजोर थी। उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास के हिसाब से जमाया। अच्छा, मतलब कौन कितना भारी है उस आधार पर। हाँ, कौन सा तत्व कितना भारी है, ये एक लॉजिकल शुरुआत थी कि भारी चीजें बाद में आएंगी, हल्की पहले। लेकिन इससे कुछ चीजें गड़बड़ा रही थी, कुछ तत्व सही जगह फिट नहीं हो पा रहे थे। और यहीं पर हेनरी मॉजले की एंट्री होती है। उन्होंने ऐसा क्या अलग किया, मतलब क्या खोजा जिससे पूरा नजरिया ही बदल गया। मोज़ले ने एक बहुत ही कह सकते हैं क्रांतिकारी खोज की। उन्होंने पाया कि किसी तत्व की असली पहचान उसका वजन नहीं है। तो फिर क्या है? असली पहचान है उसके नाभिक यानी न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की संख्या। इसे उन्होंने कहा परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। जी हाँ, ये हर तत्व का एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब उसमें एक प्रोटॉन है, और पूरी कायनात में ऐसा कोई दूसरा तत्व है ही नहीं। मोज़ले ने बस मेंडलीव की टेबल उठाई और उसे द्रव्यमान की जगह परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में लगा दिया। और सब ठीक हो गया? जादू की तरह सारी गड़बड़ियां अपने आप ठीक हो गई। अच्छा, तो ये इतना बड़ा फर्क था। मतलब असली पहचान वजन नहीं बल्कि अंदर मौजूद प्रोटॉन्स हैं। तो फिर ये परमाणु द्रव्यमान जिसका इस्तेमाल मेंडलीव कर रहे थे, वो क्या चीज है? परमाणु द्रव्यमान, जिसे हम ए से दिखाते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर की कुल आबादी है। कुल आबादी। हाँ, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर। प्रोटॉन की संख्या मतलब तो तत्व की पहचान तय करती है, लेकिन उसी तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या बदल सकती है, जिन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। इसीलिए द्रव्यमान एक भरोसेमंद पहचान नहीं हो सकता। मोज़ले का नियम, जो आज भी केमिस्ट्री का आधार है, बस यही कहता है कि किसी तत्व के गुण उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं, द्रव्यमान पर नहीं। कमाल है। तो इस नए और बेहतर नक्शे की बनावट कैसी है? इसमें कुल 118 तत्व है। इन्हें किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है? इसे आप एक बड़े शहर की तरह सोचिए, जिसमें 118 घर हैं। इन घरों को 7 हॉरिजॉन्टल सड़कों पर बनाया गया है। इन सड़कों को हम आवर्त या पीरियड्स कहते हैं। 7 आवर्त? और 18 वर्टिकल गलियों में बांटा गया है, जिन्हें वर्ग या ग्रुप्स कहा जाता है। तो 7 आवर्त और 18 वर्ग, ये पूरी सारणी का ढांचा है। लेकिन मैंने देखा है कि टेबल के नीचे 2 अलग सी लाइनें भी होती हैं। वो क्या है? क्या वो कोई अलग सड़कें हैं? बहुत अच्छा सवाल है। वो अलग सड़कें नहीं हैं, बल्कि वो 6ठे और 7वें आवर्त का ही हिस्सा हैं। उन्हें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रृंखला कहते हैं। तो उन्हें बाहर क्यों रखा गया है? इसकी वजह प्रैक्टिकल है। पहली, उनके गुण थोड़े अलग हैं और वो काफी रिएक्टिव और रेडियो एक्टिव भी हैं। दूसरी वजह यह है कि अगर उन्हें टेबल के अंदर ही रखा जाता तो पूरी टेबल बहुत ज्यादा चौड़ी और मतलब अजीब दिखती। तो बस नक्शे को साफ सुथरा रखने के लिए इन 2 खास मोहल्लों को नीचे अलग से दिखा दिया गया। और एक ही वर्टिकल गली यानी एक ही वर्ग में जो तत्व हैं, उनमें क्या खास बात है? जैसे पहले वर्ग में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन्हें एक साथ क्यों रखा? यही तो इस टेबल का असली जीनियस है। एक ही वर्ग में आने वाले सभी तत्व असल में एक ही परिवार के सदस्य हैं, और उनके परिवार का नाम तय होता है उनकी सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से। बाहरी इलेक्ट्रॉन्स से? बिल्कुल। किसी भी एटम का सारा केमिकल बर्ताव, मतलब वो कैसे रिएक्ट करेगा, ये सब उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन्स पर ही निर्भर करता है। चूंकि एक वर्ग के सभी तत्वों के बाहरी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एक जैसी होती है, उनका केमिकल बर्ताव भी लगभग एक जैसा होता है। समझ गई। तो बाहरी इलेक्ट्रॉन्स ही उनकी पर्सनालिटी तय करते हैं। अच्छा, हर आवर्त में यानी हर हॉरिजॉन्टल रो में कितने तत्व होंगे, इसका भी कोई पैटर्न है? हाँ, और ये पैटर्न बहुत दिलचस्प है, परीक्षा के लिए भी जरूरी है। ये संख्याएं हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। जी, पहली सड़क पर सिर्फ 2 घर हैं, दूसरी और तीसरी पर 8, 8, चौथी और 5वीं पर 18, 18, और 6ठी और 7वीं जो सबसे लंबी हैं, उनमें 32, 32 घर हैं। चलिए अब इस शहर के अलग अलग मोहल्लों मतलब ब्लॉक्स के बारे में बात करते हैं। SPD और F ब्लॉक्स, इनका क्या मतलब है? ये शहर का कह सकते हैं जोनिंग प्लान है। ये इस पर निर्भर करता है कि किसी तत्व का आखिरी इलेक्ट्रॉन किस तरह के ऑर्बिटल या घर में जा रहा है। जैसे S ब्लॉक, ये शहर का बाहरी बेहद रिएक्टिव इलाका है। इसमें पहले 2 वर्ग आते हैं। और P ब्लॉक? P ब्लॉक शहर का डाउनटाउन एरिया है, वर्ग 13 से 18 तक।
यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं। मतलब यहाँ आपको धातु, अधातु और उपधातु तीनों मिलेंगे। ये सबसे विविध ब्लॉक है। और बीच का वो बड़ा हिस्सा और नीचे की 2 लाइनें? बीच का बड़ा हिस्सा है डी ब्लॉक, वर्ग 3 से 12 तक। ये शहर का इंडस्ट्रियल हब है। यहाँ सारे के सारे मजबूत धातु हैं, जिन्हें हम संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। लोहा, तांबा, सोना सब यही हैं। और एफ ब्लॉक? एफ ब्लॉक वो नीचे की 2 लाइनें हैं। ये एक तरह का हाई सिक्योरिटी रिसर्च जोन है। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, ये भारी, अस्थिर और ज्यादातर रेडियो एक्टिव तत्व हैं। कुछ परिवारों यानी ग्रुप्स के तो खास नाम भी हैं जो सीधे परीक्षा में आते हैं। जैसे वर्ग 1 को क्षार धातु कहते हैं। हाँ, ये नाम उनके बर्ताव को दर्शाते हैं। वर्ग 1 को क्षार धातु या एल्कलाई मेटल्स कहते हैं, क्योंकि ये पानी के साथ मिलकर बहुत मजबूत क्षार बनाते हैं। वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातु या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ये भी क्षार बनाते हैं, लेकिन ये ज्यादातर धरती में पाए जाते हैं, इसलिए अर्थ मेटल्स। और वर्ग 17 और 18 के भी खास नाम है ना? बिल्कुल। वर्ग 17 को हैलोजेंस कहते हैं, जिसका मतलब है नमक बनाने वाला। ये सोडियम जैसे तत्वों से मिलकर नमक बनाते हैं। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव अधातु हैं। और इसका ठीक उल्टा है वर्ग 18, जिन्हें अक्रिय गैसें या इनर्ट गैसेस कहते हैं। इनकी बाहरी कक्षा पूरी तरह से भरी होती है। ये इतने संतुष्ट हैं कि किसी से रिएक्ट ही नहीं करना चाहते। एक और मजेदार नाम है वर्ग 11 का सिक्का धातु या कॉइनेज मेटल्स। हाँ, क्योंकि इसमें कॉपर, सिल्वर और गोल्ड आते हैं। तांबा, चांदी और सोना, जिनसे इतिहास में सिक्के बनते आए हैं। अब एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल पर आते हैं। मान लीजिए हमें सिर्फ एक तत्व का परमाणु क्रमांक पता है, जैसे लोहे का 26। क्या इस नंबर से ही टेबल में उसकी लोकेशन, मतलब आवर्त और वर्ग पता लगाने की कोई ट्रिक है? हाँ, एक बहुत शानदार तरीका है। इसके लिए आपको बस अक्रिय गैसों यानी वर्ग 18 के परमाणु क्रमांक याद रखने हैं। वो हैं 2, 10, 18, 36, 54 और 86, हीलियम से लेकर रेडॉन तक। ठीक है, तो ये लैंडमार्क नंबर हैं। अब लोहे, जिसका एटॉमिक नंबर 26 है, उसका पता कैसे लगाएं? सबसे पहले आवर्त पता करते हैं। 26 किस लैंडमार्क नंबर के ठीक बाद आता है? 18 के बाद? सही। ये 18 यानी आर्गन के बाद आता है, लेकिन 36 से पहले है। आर्गन तीसरे आवर्त का अंत है, तो जाहिर है कि 26 से चौथा आवर्त शुरू होगा। तो लोहे का आवर्त हुआ 4। वाह, ये तो आसान है। आवर्त मिल गया, अब वर्ग कैसे निकालें? वर्ग के लिए बस उस तत्व के परमाणु क्रमांक में से पिछले लैंडमार्क का नंबर घटा दें। तो लोहे के लिए 26 - 18 कितना हुआ? 8। बस, इसका मतलब लोहा चौथे आवर्त के 8वें वर्ग में है। यह ट्रिक ज्यादातर डी ब्लॉक के लिए बिल्कुल सटीक काम करती है। क्या इसमें कोई अपवाद है, कोई पेच? हाँ, पी ब्लॉक के लिए एक छोटा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जैसे एल्यूमिनियम का नंबर 13 है, ये 10 के बाद आता है, तो ये तीसरे आवर्त में है। वर्ग निकालने के लिए हम 13 - 10 = 3 करेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम पी ब्लॉक में है, और पी ब्लॉक से पहले 10 डी ब्लॉक के ग्रुप्स भी हैं, तो हमें उस 10 को वापस जोड़ना होगा। 3 + 10 यानी 13, तो एल्यूमिनियम 13वें वर्ग में है। शानदार, ये तो वाकई में कोड क्रैक करने जैसा है। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, आवर्तिक गुण या पीरियोडिक ट्रेंड्स। मतलब जब हम टेबल में बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे जाते हैं, तो तत्वों के गुणों में क्या पैटर्न दिखाई देता है? यही इस टेबल की सबसे खूबसूरत बात है। सब कुछ प्रेडिक्ट किया जा सकता है। 4 मुख्य ट्रेंड्स हैं। पहला है परमाणु आकार यानी एटॉमिक साइज। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? हर कदम पर एक नया शेल जुड़ता है, तो साइज बढ़ेगा। बिल्कुल। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। ठीक है, ये सीधा है। लेकिन जब हम एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, तब क्या होता है? तब तो साइज बढ़ना चाहिए ना? यहीं पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं। जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, हम कोई नया शेल नहीं जोड़ रहे। हम उसी शेल में हैं, लेकिन हमारे न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। मतलब अंदर खींचने वाली शक्ति लगातार बढ़ रही है। तो ज्यादा प्रोटॉन, ज्यादा खिंचाव। इसलिए बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार असल में घटता है। वाह, ये तो उल्टा है। तो बाकी ट्रेंड्स भी इसी लॉजिक पे काम करते होंगे, जैसे आयनन ऋद्भव?
बिल्कुल। आयनन विभव का मतलब है किसी एटम से उसका बाहरी इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी। अब जो परमाणु बड़ा है, मतलब वर्ग में नीचे है, उसका बाहरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है, उसे चुराना आसान है। मतलब एनर्जी कम लगेगी। सही। तो नीचे जाने पर आयनन विभव घटता है और बाएं से दाएं जाने पर जहां आकार छोटा हो रहा है और खिंचाव बढ़ रहा है, वहां इलेक्ट्रॉन छीनना मुश्किल होगा। तो बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ता है। तो इसका मतलब फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन छीनना लगभग नामुमकिन है और सीजियम से बहुत आसान। एकदम सही। और इसी से जुड़ा है विद्युत ऋणात्मकता, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की ताकत। जिस तत्व का न्यूक्लियस मजबूत है और आकार छोटा है, वो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। इसीलिए पूरी आवर्त सारणी का सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। और सबसे कम? जो अपना इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी दे देता है, वो होगा सीजियम, जो सबसे नीचे और बाईं तरफ है। उसका आकार इतना बड़ा है कि उसे अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन की कोई परवाह ही नहीं है, इसलिए वो सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। एक आखिरी ट्रेंड है इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब है कि जब किसी न्यूट्रल परमाणु को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करता है। जो परमाणु एक इलेक्ट्रॉन पाकर स्टेबल हो जाता है, जैसे हैलोजेंस, वो सबसे ज्यादा एनर्जी छोड़ते हैं। ट्रेंड के हिसाब से ये भी बाएं से दाएं बढ़ना चाहिए। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता भी फ्लोरीन की होनी चाहिए। लॉजिक तो यही कहता है, पर यही केमिस्ट्री का एक मशहूर अपवाद है। असल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है, फ्लोरीन की नहीं। ऐसा क्यों? इसका कारण है कि फ्लोरीन का आकार बहुत ही ज्यादा छोटा है। उसके छोटे से घर में पहले से ही इतने इलेक्ट्रॉन हैं कि जब एक नया इलेक्ट्रॉन आता है तो पुराने इलेक्ट्रॉन उसे थोड़ा धक्का देते हैं, रिपेल करते हैं। क्लोरीन का घर थोड़ा बड़ा है तो वो नए इलेक्ट्रॉन का ज्यादा आसानी से स्वागत कर पाता है। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो क्लोरीन ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी। तो आज बात करते हैं केमिस्ट्री के सबसे मशहूर चार्ट की, पीरियोडिक टेबल। हाँ, और ये सिर्फ तत्वों की एक लिस्ट नहीं है। बिल्कुल, ये तो जैसे ब्रह्मांड को बनाने वाले पदार्थों का एक नक्शा है। तो आज हम इसमें से कुछ सबसे दिलचस्प तत्वों के गुण और उनकी कहानियों को समझेंगे। और शुरुआत कहाँ से करें? शुरू करते हैं समूह 1 से, जिन्हें क्षार धातु या एल्कलाई मेटल्स भी कहा जाता है। हाँ, ये आवर्त सारणी के सबसे ज्यादा रिएक्टिव सदस्य हैं। और इस समूह का पहला सदस्य हाइड्रोजन, वो तो अपने आप में ही एक पहेली है। पहेली क्यों? जी, तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है ना। सूरज, तारे सब इसी से तो चलते हैं। बिल्कुल, लेकिन धरती पर ये सबसे हल्का तत्व है और इसकी बनावट ही इसे सबसे अलग बनाती है। क्या खास है इसकी बनावट में? देखिए, हर परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, पर हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है ही नहीं। अच्छा, एक भी नहीं। और इसी वजह से ये बाकी सबसे हल्का बन जाता है। मैंने ये भी सुना है कि इसे आवारा तत्व कहते हैं। ये नाम क्यों पड़ा? ये बहुत सटीक नाम है, क्योंकि इसके गुण समूह 1 की धातुओं से भी मिलते हैं और उधर समूह 17 के हैलोजन से भी। तो ये कभी इधर फिट होता है, कभी उधर। मतलब वैज्ञानिक तय नहीं कर पा रहे कि इसे रखें कहाँ। हाँ, इसीलिए आवारा तत्व। लेकिन इसकी एक पहचान भविष्य से जुड़ी है। इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। मतलब जब ये जलेगा तो प्रदूषण नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। जब हाइड्रोजन जलता है तो धुआं या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, सिर्फ पानी बनता है। इसीलिए ये ऊर्जा का सबसे साफ स्रोत माना जाता है। तो ये तो हुई भविष्य की ऊर्जा, लेकिन आज की सबसे जरूरी ऊर्जा तो हमारे फोन में है। और उस बैटरी के दिल में इसी ग्रुप का अगला सदस्य लिथियम बैठा है। हाँ, लिथियम ये सबसे हल्की धातु है। इतनी नरम और हल्की के पानी पर तैर सकती है। वाओ। ईंधन बनाती है। एक अच्छी बैटरी को हल्का भी होना चाहिए और शक्तिशाली भी। लिथियम दोनों ही पैमानों पर खरा उतरता है। इसीलिए हमारे स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक हर जगह लिथियम आयन बैटरी का ही राज है। इसी समूह में एक और सदस्य सोडियम। उसके बारे में एक बात बड़ी अजीब लगती है कि ये एक धातु है, लेकिन इसे मक्खन की तरह चाकू से काटा जा सकता है। ये क्षार धातुओं का एक खास गुण है। इनके परमाणुओं के बीच का जो बंधन होता है वो काफी कमजोर होता है, इसीलिए ये बहुत नरम होते हैं। लेकिन सोडियम की असली कहानी इसकी नरमी में नहीं, उसकी अत्यधिक क्रियाशीलता में है। मतलब
मतलब अगर आप सोडियम को खुले में छोड़ दें तो ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी से इतनी तेजी से रिएक्ट करेगा कि इसमें आग लग सकती है। आग लग सकती है? हाँ, या छोटा मोटा विस्फोट भी हो सकता है। इसीलिए इसे बचाने के लिए हमेशा मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में डुबोकर रखते हैं, ताकि ये हवा और पानी के संपर्क में ही ना आए। कम डाल। अच्छा, अब समूह 2 पर आते हैं। यहाँ मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे जाने पहचाने नाम हैं। हाँ, और मैग्नीशियम के 2 बहुत ही अलग और दिलचस्प इस्तेमाल हैं। एक तो है बहुत ज्यादा रोशनी पैदा करना, जैसे पुराने कैमरों के फ्लैश में होता था। बिल्कुल, उन फ्लैश बल्ब्स में मैग्नीशियम का तार ही जलता था जिससे एकदम तेज चमकदार सफेद रोशनी निकलती थी। और दूसरा इस्तेमाल? दूसरा इस्तेमाल इस चमक दमक से बिल्कुल अलग है। ये पौधों के जीवन के लिए अनिवार्य है। जो पौधों का हरा रंग होता है, क्लोरोफिल, उसके ठीक केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। अच्छा। इसके बिना पौधे सूरज की रोशनी को ऊर्जा में बदल ही नहीं सकते। तो एक तरह से मैग्नीशियम के बिना फोटोसिंथेसिस संभव नहीं है। तो मैग्नीशियम सिर्फ एक धातु नहीं, ये पौधों के लिए एक तरह का सोलर पैनल बनाने में मदद करता है। हाँ, और कैल्शियम हम सब जानते हैं कि ये हड्डियों के लिए जरूरी है। ये सिर्फ हड्डियों के लिए जरूरी होने से कहीं ज्यादा है। ये हमारी हड्डियों और दांतों को उनकी मजबूती देता है, ये तो है ही, लेकिन इसका एक और जरूरी काम है। हमारी हर हरकत, हर सोच, यहाँ तक कि दिल की हर धड़कन के पीछे कैल्शियम आयन एक स्विच की तरह काम करते हैं। वाह, मतलब हड्डियों से लेकर दिल की धड़कन तक कैल्शियम हर जगह है। इस समूह में एक और नाम है रेडियम, जिसकी कहानी मैडम मैरी क्यूरी से जुड़ी है। हाँ, रेडियम की खोज विज्ञान के सबसे महान किस्सों में से एक है। मैडम मैरी क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने टन भर पिच ब्लेंड नाम के खनिज को प्रोसेस करके सिर्फ कुछ ग्राम रेडियम निकाला था। सिर्फ कुछ ग्राम? हाँ, और ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है जो अंधेरे में चमकता है। उनकी ये खोज न्यूक्लियर फिजिक्स की बुनियाद बनी। तो हमने समूह 1 और 2 की बहुत रिएक्टिव धातुओं की बात की। अब चलिए टेबल के दूसरी तरफ चलते हैं, समूह 11 पर, जहां हमें मिलती हैं तांबा, चांदी और सोना। ये बहुत अच्छा ट्रांजिशन है। जहां सोडियम हवा लगते ही अपनी चमक खो देता है, वहीं सोना हजारों साल बाद भी वैसा ही चमकता है। समूह 11 की पहली धातु है तांबा या कॉपर। और ये शायद पहली धातु थी जिसका इस्तेमाल इंसान ने किया था, है ना? हाँ, औजार बनाने के लिए। और आज ये हमारे मॉडर्न जीवन की बुनियाद है। हमारे घरों में बिजली के तार तांबे के ही होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिजली का अच्छा सुचालक है। बहुत अच्छा सुचालक है और सोने चांदी की तुलना में काफी सस्ता भी है। लेकिन अगर हम सबसे अच्छे सुचालक की बात करें तो वो तांबा नहीं बल्कि चांदी है। तो फिर हम बिजली के तारों के लिए चांदी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? सिर्फ एक वजह से, कीमत। चांदी तांबे से कहीं ज्यादा महंगी है। अगर पूरी दुनिया के तार चांदी के बनाए जाते तो बिजली इतनी महंगी हो जाती कि हम इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। सही बात है। चांदी के साथ एक और बात है, वो हवा में रखने पर काली पड़ जाती है। क्या ये जंग लगना है? नहीं, ये जंग नहीं है। हवा में बहुत थोड़ी मात्रा में सल्फर गैस होती है। चांदी इस सल्फर से रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बना लेती है, जिसकी एक पतली काली परत सतह पर जम जाती है। अच्छा, तो वो सिल्वर सल्फाइड होता है। और इस समूह का राजा सोना, जिसका प्रतीक है AU। AU जो लैटिन शब्द ऑरम से आया है, जिसका मतलब होता है चमकती सुबह। सोने का सबसे हैरान करने वाला गुण है इसकी आघात वर्ध्यता, मतलब मेलिएबिलिटी। मतलब इसे पीट कर पतला किया जा सकता है। हाँ, और ये दुनिया की सबसे ज्यादा आघातवर्ध्य धातु है। आप सिर्फ 1 ग्राम सोने को पीट कर इतना पतला कर सकते हैं कि उससे 1 वर्ग मीटर की चादर बन जाएगी। 1 ग्राम सोने से? अद्भुत। चलिए अब कुछ ऐसे तत्वों की बात करते हैं जो अलग अलग समूहों से हैं, लेकिन हमारे जीवन में बहुत अहम है। शुरुआत करते हैं कार्बन से। कार्बन को तत्वों का राजा कहा जा सकता है। इसकी एक अनोखी क्षमता है जिसे श्रृंखलन या कैटिनेशन कहते हैं। कैटिनेशन? हाँ, मतलब कार्बन के परमाणु आपस में जुड़कर लाखों तरह के अणु बना सकते हैं। DNA, प्रोटीन, फैट, सब कुछ कार्बन पर ही आधारित है। और इसका इस्तेमाल स्टील में भी तो होता है। हाँ, लोहा अपने आप में उतना मजबूत नहीं होता, लेकिन जब उसमें थोड़ा सा कार्बन मिला देते हैं तो वो स्टील बन जाता है, जो कहीं ज्यादा कठोर और मजबूत होता है। कार्बन के ठीक नीचे है सिलिकॉन, जिसके बिना आज की डिजिटल दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसे उपधातु या सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसका क्या मतलब है? उपधातु यानी जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण हों, और सेमीकंडक्टर का मतलब है कि ये बिजली का संचालन कर तो सकता है
पर धातुओं की तरह बहुत अच्छे से नहीं। लेकिन इसकी असली खूबी यह है कि हम इसके बिजली के बहाव को कंट्रोल कर सकते हैं। उसे चालू या बंद कर सकते हैं। हाँ, और यही ऑन और ऑफ का खेल। बाइनरी भाषा का 1 और 0 बनता है। बिल्कुल, और हमारे सारे कंप्यूटर, स्मार्टफोन सब कुछ इसी 1 और 0 के सिद्धांत पर काम करते हैं। अब कुछ गैसों की बात करते हैं। नाइट्रोजन, जो हमारे वायुमंडल का लगभग 78% हिस्सा है, चिप्स के पैकेट में यही भरी होती है ना? बिल्कुल, चिप्स के पैकेट में हवा नहीं, नाइट्रोजन भरी जाती है। ऑक्सीजन से चिप्स में मौजूद तेल खराब हो सकता है, वो सील जाते हैं। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है, वो रिएक्ट नहीं करती। तो चिप्स ताजे और कुरकुरे रहते हैं। हाँ, अगला है फॉस्फोरस। माचिस की तीली पर जो मसाला होता है वो यही है। हाँ, वो लाल फास्फोरस होता है। ये काफी स्थिर और गैर जहरीला है। लेकिन फास्फोरस का एक और रूप है, सफेद फास्फोरस। वो बहुत खतरनाक है। कैसे? वो जहरीला होता है और हवा के संपर्क में आते ही खुद ब खुद जल उठता है। और हाँ, ये अंधेरे में चमकता भी है। और ऑक्सीजन? इसके बिना तो जीवन ही नहीं है। सही बात है, सांस लेने और आग जलाने दोनों के लिए अनिवार्य है। लेकिन एक हैरान करने वाली बात यह है कि मानव शरीर में वजन के हिसाब से सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन ही है। और पृथ्वी की भूपर्पटी में भी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ही है। ये तो अजीब है। मुझे लगा था लोहा या एल्यूमिनियम होगा। नहीं, अगर हम सबसे प्रचुर धातु की बात करें तो वो एल्यूमिनियम है, लेकिन ओवरऑल ऑक्सीजन ही सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो सिलिकॉन के साथ मिलकर चट्टानें और खनिज बनाती है। अच्छा, चलिए अब आवर्त सारणी के दूसरे सबसे रिएक्टिव समूह पर चलते हैं। समूह 17, हैलोजेंस। हैलोजेंस यानी नमक बनाने वाले। इस समूह का मुखिया है फ्लोरीन, जो पूरी आवर्त सारणी का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का आसान मतलब क्या हुआ? इसे ऐसे समझिए कि फ्लोरीन एक ऐसा चुंबक है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने में सबसे माहिर है। वो किसी भी दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन छीन सकता है। और क्लोरीन का इस्तेमाल तो पानी साफ करने में होता है। हाँ, क्लोरीन एक शक्तिशाली कीटाणुनाशक है। फिर आता है ब्रोमीन, जो बहुत खास है। ये एकमात्र ऐसी अधातु है जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अच्छा, अकेली अधातु जो लिक्विड है। हाँ, पारा एकमात्र धातु है जो द्रव है और ब्रोमीन एकमात्र अधातु। और आयोडीन, हम इसे नमक में देखते हैं। आयोडीन भी एक अधातु है, लेकिन इसमें धातुओं जैसी चमक होती है और हमारे शरीर के लिए ये बहुत जरूरी है। इसकी कमी से घेंघा या गॉइटर रोग हो जाता है। अब आते हैं आखिरी समूह पर, समूह 18, अक्रिय या नोबल गैसें। हाँ, ये आवर्त सारणी के सन्यासी है। किसी से कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते। इसमें सबसे पहली है हीलियम, हाइड्रोजन के बाद दूसरी सबसे हल्की गैस। गोताखोर अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ हीलियम क्यों मिलाते हैं? क्योंकि समुद्र में गहराई पर दबाव बहुत ज्यादा होता है। अगर गोताखोर सिर्फ हवा में सांस लेंगे तो ज्यादा दबाव के कारण नाइट्रोजन उनके खून में घुल जाएगी। और जब वो ऊपर आते हैं तो वो नाइट्रोजन बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, जो बहुत खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। हीलियम खून में बहुत कम घुलती है, इसलिए ये सुरक्षित रहती है। अगली है नियॉन, जो रंग बिरंगी रोशनियों के लिए मशहूर है। हाँ, नियॉन साइन बोर्ड्स में जो चमक होती है वो नियॉन गैस की वजह से ही है। और जो बिजली का टेस्टर होता है उसमें भी नियॉन गैस ही होती है। इस समूह में गैस है जीनॉन, जिसे अजनबी गैस कहते हैं। ये नाम क्यों? जीनॉन ग्रीक शब्द जीनोस से आया है, जिसका मतलब ही अजनबी होता है। इसे ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जब इसे खोजा गया तो ये हवा में बहुत ही कम मात्रा में मिली, एक अजनबी की तरह। और अंत में है रेडॉन। ये सबसे भारी गैस है और वायुमंडल में नहीं पाई जाती। तो ये आती कहाँ से? रेडॉन एक रेडियोएक्टिव गैस है। ये यूरेनियम के क्षय होने से प्राकृतिक रूप से बनती है। ये चट्टानों और मिट्टी से निकलती है। तो आज हमने देखा कि आवर्त सारणी के हर तत्व की अपनी एक कहानी है, अपना एक चरित्र है। सोडियम जैसा विस्फोटक, सोने जैसा शांत, कार्बन जैसा मिलनसार और हीलियम जैसा अकेला। अब अगला चैप्टर देखते हैं, धातुओं के गुणधर्म। बिल्कुल, और ये विषय मतलब मेटल्स की प्रॉपर्टीज ऊपर से देखने में बहुत सीधी लगती हैं, पर है नहीं। हाँ, जब हम धातु या मेटल कहते हैं तो दिमाग में लोहा, सोना, तांबा मतलब कुछ ठोस, भारी और मजबूत चीजें ही आती हैं। सही बात है, चमकदार, कठोर, जिनसे हम औजार या गहने बनाते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि ये परिभाषा पूरी नहीं है।
कुछ धातुएं तो इतनी नरम हैं कि उन्हें आप चाकू से काट सकते हैं। और एक धातु तो कमरे के तापमान पर ही लिक्विड मतलब तरल होती है। तो चलिए शुरू करते हैं धातुओं के भौतिक गुणों यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज से। सबसे पहले बात करते हैं अवस्था की यानी स्टेट की। हम सब यही पढ़ते आए हैं कि धातुएं सामान्य तापमान पर ठोस होती हैं। पर यहाँ एक बहुत ही मशहूर अपवाद है। पारा, मर्क्यूरी। हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, यह हमें बताता है कि ठोस होना ही धातु होने की अकेली शर्त नहीं है। सही कहा। असल में धातुओं का असली चरित्र उनके परमाणुओं के जुड़ने के तरीके में छिपा है, जिसे हम मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। मेटालिक बॉन्डिंग? अच्छा, तो ये क्या है? इसे ऐसे समझिए कि धातु के अंदर हर परमाणु अपने सबसे बाहरी 1 या 2 इलेक्ट्रॉन को आजाद छोड़ देता है। छोड़ देता है? मतलब वो इलेक्ट्रॉन अब किसी एक परमाणु के नहीं रहते, वो एक इलेक्ट्रॉनों के समुद्र की तरह पूरे धातु में घूमने के लिए आजाद हो जाते हैं। वाह, एक इलेक्ट्रॉन का समुद्र? तो यही वो चाबी है जो सारे गुणों को समझाएगी। एग्जैक्टली। तो इस नजरिए से सोचिए, मरकरी ठोस क्यों नहीं है? क्योंकि शायद उसके परमाणुओं के बीच का ये मेटालिक बॉन्ड कमजोर होता है। बिल्कुल सही। वो एक दूसरे को मजबूती से पकड़ नहीं पाते, इसलिए सामान्य तापमान पर ही तरल रहते हैं। गैलियम भी एक ऐसा ही केस है जो हथेली की गर्मी से पिघल जाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का समुद्र वाला आइडिया दिलचस्प है। तो क्या धातुओं की जो चमक होती है उसका कारण भी यही है? जी हाँ। जब लाइट धातु की सतह से टकराती है तो वो इन आजाद इलेक्ट्रॉनों से टकराती है। ये इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को सोखकर तुरंत वापस छोड़ देते हैं, जिसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। हाँ, और इसी वजह से धातु की सतह आईने की तरह चमकती है। कमाल है। चलिए अब कठोरता यानी हार्डनेस पर आते हैं। लोहा, निकल बहुत कठोर है, लेकिन फिर हमारे पास सोडियम और पोटेशियम जैसे अपवाद भी हैं। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है ना कि कोई धातु इतनी नरम हो कि उसे चाकू से काट सकें। इसका जवाब भी मेटालिक बॉन्ड की मजबूती में है। सोडियम और पोटेशियम के परमाणु साइज में बड़े होते हैं और उनका अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन पर कंट्रोल बहुत कमजोर होता है। तो उनका मेटालिक बॉन्ड भी कमजोर हुआ और इसीलिए वो इतने नरम होते हैं। तो एक तरफ हमारे पास टंगस्टन है जिसका गलनांक सबसे ज्यादा है, और दूसरी तरफ सोडियम है जो मक्खन जैसा है। बिल्कुल। और यही विविधता हमें अगले 2 गुणों में भी दिखती है। आघात वर्धनीयता यानी मैलेबिलिटी, और तन्यता यानी डक्टिलिटी। आघात वर्धनीयता का मतलब है धातु को पीट कर पतली चादर में बदलना। जैसे आटे की लोई को बेल कर रोटी बनाते हैं। परमाणु एक दूसरे पर फिसलते जाते हैं, टूटते नहीं। एकदम सही एनालॉजी है। वो जो इलेक्ट्रॉनों का समुद्र है ना, वो एक लचीले गोंद की तरह काम करता है जो उन्हें टूटने नहीं देता। और तन्यता मतलब पतले तार में खींचने की क्षमता। मैंने पढ़ा है कि सिर्फ 1 ग्राम सोने से करीब 3 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अविश्वसनीय है पर सच है। और इसी गुण की वजह से इसे इलेक्ट्रॉनिक्स में इतने छोटे छोटे कनेक्शन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सही बात है। अच्छा, अब उस गुण पे आते हैं जिसके लिए धातु सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, ऊष्मा और विद्युत की चालकता, कंडक्टिविटी। और इसका जवाब तो अब तक सबको पता चल ही गया होगा। हाँ, वो इलेक्ट्रॉनों का समुद्र। क्योंकि इलेक्ट्रॉन आजाद है तो जैसे ही आप तार के एक सिरे पर वोल्टेज लगाते हैं वो बहना शुरू कर देते हैं, और इसी को हम बिजली का करंट कहते हैं। और सबसे अच्छे कंडक्टर कौन से हैं? सबसे अच्छा है चांदी यानी सिल्वर, नंबर 2 पर तांबा, कॉपर, और फिर एल्यूमिनियम। लेकिन घरों में तो हम तांबे के तार इस्तेमाल करते हैं क्योंकि चांदी बहुत महंगी है। सही है, पर यहाँ भी एक पेंच है। सीसा यानी लेड और पारा यानी मर्क्यूरी धातु होते हुए भी बहुत खराब कंडक्टर हैं। एक मिनट, ये कैसे? अगर उनमें भी आजाद इलेक्ट्रॉन है तो वो खराब कंडक्टर क्यों है? अच्छा सवाल है। इसका कारण थोड़ा जटिल है, उनकी एटॉमिक संरचना से जुड़ा हुआ। आसान शब्दों में कहें तो लेड और पारे में इलेक्ट्रॉन उतने आजाद नहीं हैं। वो अपने परमाणुओं के आसपास ज्यादा समय बिताते हैं, जिससे उनका बहाव मुश्किल हो जाता है। समझ गया, मतलब हर नियम के कुछ अपवाद होते ही हैं। बिल्कुल। और आखिरी भौतिक गुण है ध्वन्यात्मकता यानी सोनोरिटी, आवाज पैदा करने की क्षमता। जैसे स्कूल की घंटी की टन टन की आवाज। हाँ, जब आप धातु पर चोट करते हैं तो वो ऊर्जा पूरे इलेक्ट्रॉन समुद्र में तेजी से फैलती है और परमाणुओं में कंपन पैदा करती है, जो हमें एक गूंजने वाली ध्वनि के रूप में सुनाई देती है। ठीक है, तो ये थे भौतिक गुण। अब जरा इनके रासायनिक स्वभाव को समझते हैं। बिल्कुल। अगर धातुओं का भौतिक स्वभाव
उनके इलेक्ट्रॉनों के समुद्र से तय होता है, तो उनका रासायनिक स्वभाव उनकी एक ही इच्छा से तय होता है, इलेक्ट्रॉन दान करने की इच्छा। इलेक्ट्रॉन दान करना। हाँ, धातुओं के परमाणु के सबसे बाहरी शेल में आमतौर पर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनका अष्टक यानी ऑक्टेट अधूरा होता है। और हर परमाणु स्थायित्व चाहता है, अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। तो 5 या 7 इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय उनके लिए अपने बाहरी 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉनों को दान कर देना ज्यादा आसान होता है। अच्छा, तो धातु इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेते नहीं? यही उनका मूल मंत्र है। और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो धनायन मतलब पॉजिटिव आयन बन जाता है। ठीक है, तो अब इस दानवीर स्वभाव को अलग अलग सिचुएशंस में देखते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ऑक्सीजन को हमेशा इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, और धातु देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो जब ये मिलते हैं तो धात्विक ऑक्साइड यानी मेटालिक ऑक्साइड बनता है। और ये ऑक्साइड ज्यादातर क्षारीय मतलब बेसिक नेचर के होते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ भी हर धातु का रिएक्शन करने का अंदाज अलग है। जैसे सोडियम और पोटेशियम। वो तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेते हैं। इसीलिए उन्हें मिट्टी के तेल केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, ताकि ऑक्सीजन से संपर्क ही ना हो। और लोहा, वो तो जलता नहीं है पर उसे जंग लग जाती है। सही कहा, जंग लगना भी एक तरह का ऑक्सीकरण ही है, बस बहुत ही धीमी गति से होता है। नम हवा में लोहा धीरे धीरे अपने इलेक्ट्रॉन खोकर आयरन ऑक्साइड यानी जंग में बदल जाता है। और तांबा तो और भी शांत है, लंबे समय तक गर्म करने पर ही उस पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत जमती है। और आखिर में आती है हमारी शाही धातुएं, सोना, चांदी, प्लैटिनम। ये ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं रखती। बिल्कुल, ये अपने इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से नहीं देती, इसीलिए हजारों साल बाद भी सोने के गहने अपनी चमक नहीं खोते। ठीक है, अब देखते हैं पानी के साथ क्या होता है। यहाँ कहानी और भी नाटकीय हो जाती है। जब धातु पानी से मिलती है तो वो धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। और मुझे लगता है सोडियम और पोटेशियम यहाँ भी सबसे आगे होंगे। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। ये दोनों ठंडे पानी में भी इतनी तेजी से अभिक्रिया करते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो तुरंत आग पकड़ लेती है। एक छोटा मोटा विस्फोट होता है। बाप रे, लेकिन मैग्नीशियम उतना उतावला नहीं है ना? नहीं, मैग्नीशियम थोड़ा नखरे वाला है। वो ठंडे पानी से नहीं बल्कि गर्म पानी से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। और कुछ धातुएं तो गर्म पानी से भी रिएक्ट नहीं करती। स्टीम, ये सिर्फ जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड नहीं। अच्छा, ये एक जरूरी पॉइंट है। पानी की अवस्था बदलने से प्रोडक्ट भी बदल गया। बिल्कुल। और फिर हमारी नोबल धातुएं हैं, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये पानी के साथ किसी भी रूप में कोई अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है, तो अब इन्हें एक ज्यादा आक्रामक माहौल में डालते हैं, अम्ल यानी एसिड। ज्यादातर धातुएं तनु अम्लों मतलब डाइल्यूट एसिड्स के साथ अभिक्रिया करके लवण यानी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। उदाहरण के लिए जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ, इससे जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलेंगे। लेकिन हमारी नोबल धातुएं, तांबा, चांदी, सोना, क्या वो यहाँ भी बची रहती हैं? हाँ, ये आदर्श धातुएं तनु अम्लों से भी अभिक्रिया नहीं करती। यही गुण उन्हें इतना खास और कीमती बनाता है। बहुत बढ़िया, चलिए आखिरी कस देखते हैं, क्षार यानी बेस के साथ अभिक्रिया। क्या धातुएं एक क्षार से अभिक्रिया करती हैं? सामान्य तौर पर नहीं, अधिकांश धातुएं क्षार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती। लेकिन मुझे यकीन है यहाँ भी कुछ अपवाद होंगे। आप पैटर्न समझ गए हैं। हाँ, कुछ धातुएं हैं जिनका दोहरा चरित्र होता है। वो एसिड और कुछ मजबूत क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकती हैं, जैसे कि लेड, एल्यूमिनियम और जिंक। इसका कोई उदाहरण? जरूर। जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक मजबूत क्षार है, के साथ अभिक्रिया करता है तो यह सोडियम जिंकेट नाम का एक लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो इस तरह से मिलते हैं कहानी के दूसरे भाग में।